एपिसोड शुरू होता है एमी नाम की टीनेजर लड़की के घर से, जो अपने बॉयफ्रेंड एडम के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होती है। और यहाँ पर हम एडम के फेस पे साफ साफ देख पाते हैं कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो सेक्स को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से ना ही वो डिस्चार्ज हो पा रहा है और ना ही वो एमी को सेटिस्फाई कर पा रहा है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक ऑटिस्ट नाम का लड़का, जो एमी और एडम के ही स्कूल में पढ़ता है, उसकी लाइफ में अपनी ही अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एज अ टीनेजर बॉय। जैसे कि उसकी मॉम सेक्सोलॉजिस्ट है और उसकी मॉम के आए दिन सेक्सुअल पार्टनर बदलते रहते हैं, क्योंकि ऑटिस के डैड ऑटिस और उसकी मॉम को काफी साल पहले छोड़ के चले गए थे। और ऑटिस की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी मॉम के तो इतने सारे सेक्सुअल पार्टनर हैं और साथ ही उसकी मॉम एक सेक्सोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एडवाइजर हैं। पर इन सब के बावजूद भी ऑटिस की अब तक ना तो कोई गर्लफ्रेंड बनी है, ना ही ऑटिस ने सेक्स करा है, और इनफैक्ट जब वो मास्टरबेशन करता है तो भी वो उसे अच्छे से नहीं कर पाता। और एक सेक्सोलॉजिस्ट के बेटे होने के बावजूद ये सब चीजों की दिक्कतें उसके लिए बहुत बड़ी इशू बनती जा रही थी। बैक टू द स्टोरी। ऑटिस सुबह उठता है और हॉट मैगजीन को ओपन करके मास्टरबेशन कर ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड डैन बाथरूम ढूंढते हुए ऑटिस के रूम में आ जाता है, और फिर डैन ऑटिस को हाई बोलकर ऑटिस से बाथरूम का लोकेशन पूछ के वहां से चला जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑटिस की मॉम जीन और डैन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी ऑटिस डैन से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी से मिड लाइफ क्राइसिस आ रहे हैं, और ऑटिस का सवाल सुनकर डैन उसे जवाब देता है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ऑटिस डैन को छेड़ते हुए फिर से एक और सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। इस पर डैन बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मॉम के साथ बिल्कुल भी नहीं सोना चाहता। अब कहानी पर आगे चलें उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ मिड लाइफ क्राइसिस और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। मिड लाइफ क्राइसिस एक तरीके की मेंटल स्टेज होती है जो अक्सर लोगों को अधेड़ उम्र में फील होती है, और इस स्टेज में इंसान अपनी पूरी लाइफ को मीनिंगलेस समझता है और उसे अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि जब कोई इंसान अधेड़ उम्र में होता है तब उसके बच्चे टीनेजर स्टेज में पहुंच चुके होते हैं और अब वो पेरेंट्स से कम बात करना चाहते हैं और बाहर दोस्तों से ज्यादा घुलना मिलना चाहते हैं। वहीं बात करें कि किसी अधेड़ उम्र के इंसान की लाइफ में उसके पेरेंट्स भी होते हैं, तो उस उम्र तक उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा टिक चुके होते हैं, और एक अधेड़ उम्र का इंसान अपने बहुत बुजुर्ग पेरेंट्स से क्या ही बात कर लेगा, और फिर वो अपने लाइफ पार्टनर से भी ज्यादा बात कर नहीं पाता, क्योंकि अधेड़ उम्र में मेल हो या फिर फीमेल लाइफ पार्टनर दोनों पे ही जिम्मेदारियां बढ़ने लग जाती हैं, और इसी वजह से दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और यही एक रीजन होता है कि जो इंसान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है वो अपने पार्टनर को कुछ बता ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पार्टनर के पास उसके लिए टाइम ही नहीं होता। और अब बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, या तो आपको अपनी अधेड़ उम्र की एज से पहुंचने से पहले अपनी कोई हॉबी डेवलप कर लेनी चाहिए, या फिर अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को और अपने पार्टनर को इस तरीके से डेवलप करो कि वो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दें जिंदगी भर। और कैसे पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स को मिड लाइफ क्राइसिस है या नहीं, तो ये बहुत आसान है जानना। अगर आपको मेल का जानना है तो मेल्स के कुछ इस तरीके के डायलॉग होते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पे सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, मुझसे बात ही नहीं करते, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। वहीं बात करें फीमेल की, तो फीमेल के इस तरीके के डायलॉग होते हैं, मैंने इस घर के लिए ये करा, वो करा, फलाना करा, ढिकाना करा, उसके बावजूद भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा पति मेरी नहीं सुनता, और अब तुम बच्चे भी मेरी नहीं सुनते हो। और अब बात कर लेते हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स थ्योरी 1899 में एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रूड ने डिस्कवर करी थी। फ्रूड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताई थी, एक ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज, तीसरा फैलिक स्टेज, चौथा लैटिनी स्टेज एंड 5वां जेनिटल स्टेज। अब इन 5 स्टेजेस में से जो थर्ड स्टेज है यानी कि पैलिक स्टेज, इसी स्टेज के अंदर आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस भी इंसान को ऑडिपल कॉम्प्लेक्स होगा वो अपने ही पेरेंट्स के साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लग जाएगा और कुछ कंडीशन में सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश भी करेगा। साथ ही वो जिस जेंडर से अट्रैक्ट हो रहा है या फिर हो रही है उसके अपोजिट जेंडर से हेट करने लगेगा, उससे नफरत करने लगेगा, क्योंकि वो उस इंसान को अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहा होता है। और अब बात कर लें कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम ऑडिपल कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा है, तो इसका नाम ऑडिपल कॉम्प्लेक्स इसलिए रखा गया था क्योंकि ये नाम अडेप्ट करा था एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी ऑडिपस से, जिस कहानी के अंदर एक बच्चे के पैदा होने पर वहां के पंडित ने ये कहा था कि इस बच्चे को मार दो वरना ये बच्चा बहुत बर्बादी लाएगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा किसी तरीके से बच जाता है और बाद में चलकर वो एक किंग बनता है। और साथ ही उसने अपने फादर को मारकर अपनी ही माँ के साथ शादी कर ली होती है और उसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया होता है। और इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वजह से इस कॉम्प्लेक्स का नाम यहाँ से अडेप्ट करा गया था। इस कहानी के पीछे एक मूवी भी बनी है ऑडिपस द किंग करके, जिसको अडेप्ट करा गया था ऑडिपस रेक्स नाम की बुक से। और अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अब बात कर लें कि इस कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बच्चे को स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर देना शुरू करो। बैक टू द स्टोरी। अब ब्रेकफास्ट करते करते ऑटिस की मॉम और डैन बात कर रहे होते हैं कि तभी ऑटिस का दोस्त एरिक आ जाता है जो एक गे है। अब जब ऑटिस और एरिक स्कूल के लिए निकल ही रहे थे कि तभी वो दोनों देखते हैं कि जीन के पेशेंट आ गए हैं और ये एक कपल थे और इनका प्रॉब्लम ये था कि हस्बैंड चाहता था कि उसकी वाइफ
स्ट्रैप ऑन पहने, लेकिन उसकी वाइफ इन सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। अब इसके बाद जब ये लोग स्कूल पहुंचते हैं तो एरिक की नजर पड़ती है एक लड़के पर, और अब एरिक उस लड़के को देखते हुए बोलता है कि अनवर कितना हॉट है ना। असल में अनवर भी गे होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनवर और उसकी टीम से इंट्रोडक्शन करवा दूं। अनवर के ग्रुप का नाम होता है द अनटचेबल, और इस ग्रुप में स्कूल की सभी पॉपुलर लड़कियां होती हैं, और इन सभी लड़कियों में इकलौता सिर्फ अनवर लड़का होता है, और वही इस ग्रुप का लीडर भी होता है। और इस ग्रुप के सभी बच्चे बहुत अमीर फैमिली से थे। अब बात करें इनके ग्रुप में कौन कौन लड़कियां थी, तो ये लड़की थी एमी, रूबी और ओलिवर। अब इसके बाद ऑटिस और एरिक आपस में बात कर रहे होते हैं, और एरिक यहाँ पर ऑटिस से बोलता है कि इन गर्मियों में सबने सेक्स करा है सिवाय तुमको छोड़कर। जरा देखो अपने आसपास, या तो हर कोई सेक्स करने के बारे में सोच रहा है, या फिर करने वाला है, या फिर कर रहा है। देखो अब तो मेव वाइली की भी चेस्ट काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेव वाइली स्कूल की वो लड़की थी जिसकी इमेज बहुत बुरी तरीके से बर्बाद थी, और आए दिन मेव वाइली की नए नए सेक्सुअल पार्टनर्स की न्यूज बाहर आती रहती थी, लेकिन मेव वाइली को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट जो उसे जितना ज्यादा परेशान करता था वो उसे उतनी ज्यादा उंगली करती थी। अब इसके बाद स्कूल हॉल में मीटिंग होती है, और यहाँ पर प्रिंसिपल सबको न्यू हेड बॉय जैक्सन से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम एरिक को परेशान कर रहा है और उसके खाने को लेकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम डेली एरिक के साथ यही करता है, और अब तक एरिक ने एडम की कंप्लेंट प्रिंसिपल या फिर किसी टीचर से इसलिए नहीं करी थी क्योंकि एडम खुद प्रिंसिपल का बेटा था। अब इसके बाद जब ऑटिस कहीं जा रहा था तो उसकी टक्कर मेव से हो जाती है। टकराने की वजह से मेव का काफी सारा सामान नीचे गिर गया था, और अब ऑटिस मेव की हेल्प करने के लिए उसका सामान उठाने लगता है, लेकिन मेव उल्टा उसे ही गालियां दे रही थी, और अब ऑटिस मेव की गालियां खाकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर हेड बॉय जैक्सन आता है, जो मेव को हॉल में भागने की वजह से फाइन लगाकर चला जाता है, और उसे एक फाइन की स्लिप देकर जाता है। और फिर जब मेव फाइन की स्लिप को खोलकर देखती है तो उस पर लिखा था मीट मी आफ्टर स्कूल, यानी कि वो उसे अकेले में मिलने के लिए बुला रहा था स्कूल के बाद। और ये पढ़कर मेव स्माइल करके क्लास में चली जाती है, और क्लास में पहुंचने के बाद इंग्लिश टीचर एमिली सभी को एक असाइनमेंट बनाने को देती है। जो भी तुम्हारे बगल में बैठा है वही तुम्हारा असाइनमेंट पार्टनर होगा। और तभी एडम ऑटिस के बगल में आकर बैठ जाता है। और अब क्लास खत्म होने के बाद जब ये बात एरिक को पता चलती है कि ऑटिस का असाइनमेंट पार्टनर एडम है, और ऑटिस ने एडम को अपने घर का एड्रेस भी दे दिया है, और अब एडम शाम को उसके घर भी आने वाला है, तो एरिक ऑटिस से बोलता है कि देखो दोस्त, तुम तो गए, क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि एडम कैसा लड़का है। 4 साल पुरानी बात को लेकर आज भी वो मुझे ट्रम्बोनर बुलाता है। तो सोच के देखो, जब वो तुम्हारे घर जाएगा और तुम्हारी मॉम की चीजों को देखेगा तो वो तो फिर तुम्हारा स्कूल के अंदर जीना भी हराम कर देगा। असल में एरिक बात कर रहा था सेक्स से रिलेटेड सभी बुक्स और डिल्डोस की, पेंटिंग, आर्ट्स की, क्योंकि अगर एडम ने ये सब चीजें देख ली तो वो ऑटिस को बुली कर करके स्कूल में उसका जीना हराम कर देगा। अब इसके अगले सीन में हम मेव और एमी को स्कूल के पुराने टॉयलेट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों कार्ड्स खेलती हैं और बात कर रही होती हैं। और बात करते करते मेव एमी से एडम के बारे में पूछती है। मेव के ये सब पूछने पर एमी बताती है कि मैं जब कल रात एडम के साथ सेक्स कर रही थी तो उसने फेक एक्टिंग करी डिस्चार्ज होने की, उसको कुछ फील ही नहीं होता। मैं उसे एक्साइट करने की कोशिश करती हूँ लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस पर मेव बोलती है कि वो शायद नर्वस हो गया होगा। एमी मेव की बात को सुनकर जवाब देती है, तुम्हारी बात में दम हो सकता है, क्योंकि जब वो अकेला होता है तो वो कमाल कर देता है। इसके आगे वो बोलती है कि मुझे रूबी और ओलिवा बोल रहे थे कि मुझे एडम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एडम की वजह से मेरा सोशल स्टेटस खराब हो रहा है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एमी अपने ग्रुप के लोगों को देखती है और वो समझ जाती है कि ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो वहां से चली जाती है। और जाने से पहले वो मेव को बोलती है कि मैं यहाँ कभी नहीं आई थी। इस पर मेव बोलती है, तुम्हारी बात सीक्रेट रहेगी, टेंशन मत लो। असल में एमी सबके साथ घुलना मिलना चाहती थी, लेकिन उसके अपने ही स्टेटस वाले फ्रेंड्स की वजह से वो अपना मन मारकर सबसे दूर रहती थी, और इसी वजह से वो थोड़ा बहुत सुकून पाने के लिए मेव से छुप छुप के मिलती थी, क्योंकि एमी के ग्रुप के लोगों का एमी पर इतना तगड़ा कंट्रोल था कि एमी उनसे पूछे बिना कुछ खाती तक नहीं थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑटिस अपने घर में सभी बुक्स, पेंटिंग और आर्ट्स को छुपा रहा है जो सेक्स से रिलेटेड हैं, और उसके छुपाते ही वहां पर एडम आ जाता है, और अब ये दोनों असाइनमेंट बनाने लग जाते हैं। लेकिन एडम फिर वहां से उठकर इधर उधर घूमने लग जाता है, और ऑटिस अकेले ही असाइनमेंट बना रहा था। और अब एडम घर में घूमते घूमते पहुंच जाता है ऑटिस की मॉम के ऑफिस में, जहां पर काफी सारी सेक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड बुक्स थी और एक काफी बड़ा पीनस का आर्ट लगा हुआ था। और अब यहाँ पर ऑटिस फंस गया था, क्योंकि ऑटिस को अब ये बात तो कंफर्म थी कि वो उसकी मॉम के बारे में सब कुछ स्कूल के अंदर बता देगा सबको। लेकिन तभी वहाँ ऑटिस की मॉम जीन आ जाती है, और जब जीन एडम से मिलती है तो वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, और बातें करने के साथ साथ वो लोग नशा भी करते हैं। और नशे और बात करने की वजह से अब जीन और एडम के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और अब बातों बातों में ही जीन एडम को बोलती है कि तुम्हें ज्यादा नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नशा करने की वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, और इसका मतलब साफ साफ यह है कि तुम्हारे चरम सुख वाली फीलिंग पर बहुत तगड़ा असर पड़ेगा, और तुम्हारा इजैकुलेशन भी नहीं होगा। जिनको नहीं पता, इजैकुलेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज, यानी कि स्पर्म रिलीज होना। अब जैसे ही एडम इजैकुलेशन के बारे में सुनता है तो उसे अपनी प्रॉब्लम याद आ जाती है, और जाने से पहले वो ऑटिस को अजीब बोलकर वहां से निकल जाता है,
और अब ऑटिस यहाँ पर डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि एडम अब उसको अगले दिन स्कूल में तो छोड़ने वाला है नहीं। और इसी डर की फ्रस्ट्रेशन में ऑटिस अपनी मॉम पर भड़क जाता है और फिर उसकी मॉम उसे शांत करवाते हुए एकदम रिलैक्स कर देती है। और ऑटिस के रिलैक्स होते के साथ ही उसकी मॉम उसके मास्टरबेशन की प्रॉब्लम को लेकर बात करने लगती है। और अपनी मॉम के मुंह से ये बात सुनकर ऑटिस बुरी तरीके से भड़क जाता है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था कि उसकी मॉम उसकी थेरेपी करे या उसकी लाइफ में इतना ज्यादा दखल दे। अब एक तरफ यहाँ ऑटिस परेशान था, वहीं दूसरी तरफ एरिक छुप छुप कर मेकअप कर रहा था और वहीं तीसरी तरफ एक कार के अंदर जैक्सन और मेव सेक्स कर रहे होते हैं। आफ्टर सेक्स जैक्सन मेव को बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन मेव उसे मना कर वहां से चली जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम देर रात पर अपने घर पहुंचता है, जिस वजह से एडम के डैड एक रात के लिए उसका फोन अपने पास रख लेते हैं। और फिर जैसे ही एडम अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एमी है जो एडम के रूम की खिड़की के जरिए उसके रूम में घुसी थी। और अब एमी एडम के क्लोज आने की कोशिश करती है, उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम बहुत ज्यादा परेशान था इसलिए वो उसे मना कर देता है। और अब क्योंकि एमी का मूड खराब हो गया था इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह स्कूल में ऑटिस और एरिक एडम से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि ऑटिस को लग रहा था कि कल के कांड के बाद एडम ऑटिस की मॉम की असलियत सबको बता देगा और वो फिर उसे बुली करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि एडम फिर से रोज की तरह सिर्फ एरिक को परेशान करके वहाँ से चला जाता है। और अब एडम अपने स्कूल के लॉकर में से वाइग्रा की टैबलेट्स निकाल के कई सारी टैबलेट्स खा लेता है और फिर उसके बाद वो एमी को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन एमी बोलती है कि मुझे असाइनमेंट का काम है और मैं नहीं आ सकता। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑटिस बायोलॉजी क्लास में मेव के बगल में आकर बैठ जाता है और फिर क्लास स्टार्ट होती है। और क्लास स्टार्ट होने के बाद टीचर बच्चों को सेक्स के बारे में समझाने के लिए एक वीडियो प्ले करता है और जैसे ही ऑटिस की नजर उस वीडियो पर पड़ती है तो वो देखता है कि वो वीडियो उसकी मॉम की है, जिस वीडियो के अंदर उसकी मॉम लोगों को कॉन्डम को सही तरीके से पहनना सिखा रही थी। और ऑटिस ये सब देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से क्लास छोड़कर भाग जाता है। और क्लास से भागने के बाद ऑटिस स्कूल के पुराने टॉयलेट के बाहर जाकर एक कोने में बैठ जाता है। और अब जब बायोलॉजी क्लास खत्म होती है तब मेव भी वहाँ आ जाती है जो उससे बात करती है। और बात करते करते मेव ऑटिस से पूछती है कि वो तुम्हारी ही मॉम थी ना। इस पर ऑटिस हाँ बोल देता है और तभी उन दोनों को टॉयलेट के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देने लग जाती है। और फिर वो दोनों उस अजीब की आवाज को फॉलो करते हुए एक टॉयलेट के सामने पहुंचते हैं और जैसे ही वो उस टॉयलेट का गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एडम बैठा हुआ है और एडम के पीनस का साइज अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और इसी वजह से एडम वहाँ पर चिल्ला रहा था। और फिर एडम ऑटिस और मेव से हेल्प मांगता है क्योंकि उसका पीनस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और वो इतना ज्यादा हार्ड हो गया था कि उसे लग रहा था कि वो कभी भी फट जाएगा। और क्योंकि उसने वाइग्रा की टैबलेट भी बहुत ज्यादा खा ली थी तो उसका हेडेक भी हो रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वाइग्रा की टैबलेट कभी भी हार्ट पेशेंट को नहीं खानी चाहिए और आपको बिना डॉक्टर की सलाह के तो ये चीज लेनी भी नहीं चाहिए। बैक टू द स्टोरी, एडम के हेल्प मांगने के बाद ऑटिस उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि एडम ने ही उसकी मॉम की वो वीडियो क्लिप पूरे स्कूल में वायरल कर दी थी। और अब ऑटिस के मना करने के बाद एडम फिर से उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद ऑटिस उससे पूछता है कि तुमने कितनी वाइग्रा की टैबलेट ली थी। ऑटिस के सवाल का जवाब देते हुए एडम बताता है कि उसने 3 टैबलेट्स खाई थी। और ये सुनकर मेव और ऑटिस हैरान रह जाते हैं और मेव हंसने लग जाती है। इसके बाद ऑटिस एडम से उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो मेव उसे बताती है कि एमी ने मुझे बताया था कि एडम को सेक्स प्रॉब्लम है और वो सेक्स को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाता। इस पर ऑटिस उससे पूछता है कि दिक्कत क्या है बताओ। और फिर एडम बोलता है कि मेरा पेनिस बहुत बड़ा है और ये सब जानते हैं और इसीलिए मैं हमेशा इसके बारे में सोचता भी रहता हूँ और खास तौर से तब जब मैं सेक्स कर रहा होता हूँ। मैं सेक्स के दौरान भी ये सब सोच रहा होता हूँ कि क्या मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, क्या मैं अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाऊंगा, क्या मेरा डिस्चार्ज होगा। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम यह है कि मेरे फादर प्रिंसिपल हैं जिस वजह से लोग मुझे अजीब ही तरीके से देखते रहते हैं। एडम की प्रॉब्लम सुनने के बाद ऑटिस एडम को समझाते हुए बोलता है कि देखो तुम्हें अपनी परिस्थितियां एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तुम्हारा साइज बड़ा है, ये चीज तुम्हें अपनानी पड़ेगी और इसको लेकर शर्मिंदा भी होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही देखो तुम इस स्कूल के अंदर पॉपुलर इसलिए हो, लोग तुम्हें इसलिए देखते हैं क्योंकि तुम प्रिंसिपल के बेटे हो और इसमें कुछ बुरा कुछ नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि तुम इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम अलग हो सबसे और तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए और वो भी गुड वे में। और फिर जब ऑटिस एडम को ये सब चीजें समझा देता है तो इसके बाद धीरे धीरे एडम की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है और एडम के पीनस का साइज धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लग जाता है। और फिर एडम ऑटिस और मेव को थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है और साथ ही वो उनसे प्रॉमिस लेता है कि वो इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। और एडम की ये बात सुनकर ऑटिस भी एडम से प्रॉमिस लेता है कि वो अब से एरिक को परेशान नहीं करेगा और एडम इस चीज का प्रॉमिस कर भी देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम ऑटिस की बात से इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया था और उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो बीच कैंटीन के अंदर जाकर अपनी पैंट उतार देता है और सबको अपना पीनस दिखाकर बोलता है कि ये देखो ये है मेरा पीनस, बड़ा पीनस। लेकिन इसमें हैरान होने की बात नहीं है क्योंकि ये एवरेज से बस थोड़ा ही बड़ा है जो कि नॉर्मल है। और फिर इसके बाद वो अपनी पैंट चढ़ा के वहां से निकल जाता है। और फिर जैसे ही एडम की इस हरकत की वीडियो पूरे स्कूल में फैल जाती है वैसे ही एडम के डैड यानी कि प्रिंसिपल को बाकी बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से कॉल आने लगते हैं और वो प्रिंसिपल को धमकी देने लग जाते हैं कि अगर उन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जल्दी तो अपने बच्चों को इस स्कूल से निकाल लेंगे। वहीं अब दूसरी तरफ एडम और एमी के बीच काफी सारा सेक्स होता है और इस बार एडम का डिस्चार्ज भी होता है और एडम एमी को बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई भी कर देता है। लेकिन जैसे ही इन लोगों का सेक्स कंप्लीट होता है वैसे ही एमी एडम को बोलती है कि ये हमारा ब्रेकअप सेक्स था, अब मैं तुम्हारे साथ
रिलेशनशिप तोड़ रही हूँ। और ये सुनते ही एडम उससे बोलता है क्यों, क्या हुआ, मैंने तो अब अच्छे से करा भी और इनफैक्ट मेरा तो अब निकला भी, तो प्रॉब्लम क्या है। इस पर एमी जवाब देती है कि प्रॉब्लम तुम्हारे सेक्स का नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी हरकतों का है, तुम्हें झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है एडम। अब इसके बाद एडम को एडम के डैड अपने प्रिंसिपल रूम के अंदर बुलाते हैं, जहाँ पर वो एडम को बुरी तरीके से डांटते हुए उसे पूरे के पूरे एक टर्म के लिए सस्पेंड कर देते हैं। अब इसके बाद हम मेव को देखते हैं जो जैक्सन और रूबी को साथ देखकर इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। और तभी वहाँ पर एमी आ जाती है जो उसे बोलती है कि मैंने एडम से ब्रेकअप कर लिया। और साथ ही वो मेव को बताती है कि लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया, जैसे मानो चमत्कार हो गया था। इस बार उसका डिस्चार्ज भी हुआ और वो काफी अच्छा सेक्स कर रहा था इस बार, ठीक उसी तरीके से जैसे हम पहले करा करते थे। और ये बात जैसे ही मेव को पता चलती है वैसे ही वो समझ जाती है कि ऑटिस्ट लोगों की सेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसी कैपेबिलिटी को मेव अब बिजनेस में कन्वर्ट करने वाली थी। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात होने पर ऑटिस्ट अपने रूम के अंदर बैठकर मास्टरबेशन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो मास्टरबेशन शुरू करता है वैसे ही उसकी मॉम और उसकी मॉम के एक और नए सेक्सुअल पार्टनर की आवाजें उसके घर में जोर जोर से सुनाई देने लग जाती हैं। और फिर वो इन सब आवाजों के बीच मास्टरबेशन नहीं कर पाता और फिर वो सो जाता है। अब अगली सुबह होने पर ऑटिस्ट अपनी मॉम के पास जाता है और उनके साथ अपनी मास्टरबेशन की प्रॉब्लम को शेयर करते हुए बोलता है कि देखो मॉम, मेरे को मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपनी इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लूंगा, आप इसमें दखल मत दो। इसके बाद जैसे ही ऑटिस्ट और एरिक स्कूल पहुंचते हैं वैसे ही मेव ऑटिस्ट से मिलने के लिए आती है और वो उससे अपना बिजनेस प्लान डिस्कस करती है। और वो बिजनेस प्लान ये है कि तुम्हारे पास लोगों की सेक्स प्रॉब्लम दूर करने की कैपेबिलिटी है और हम इसी कैपेबिलिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करके जिस भी बच्चे को सेक्स की प्रॉब्लम है हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसके बदले हम उससे चार्ज करेंगे। इससे लोगों की सेक्स प्रॉब्लम भी दूर होगी और हमें काफी सारे पैसे भी मिल जाएंगे। और अब मेव के इस ऑफर को सुनकर पहले तो ऑटिस्ट मना कर देता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में पैसे की बात आती है और पैसे की बात दिमाग में आते ही ऑटिस्ट मेव को हाँ कर देता है। और ऑटिस्ट की इसी हाँ के साथ मेव और ऑटिस्ट की पार्टनरशिप शुरू हो जाती है और मेव और ऑटिस्ट की इसी पार्टनरशिप के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ऑटिस्ट के स्कूल का एक टीनेजर कपल केट और सैम सेक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सेक्स करने की कोशिश के दौरान वो दोनों काफी हड़बड़ी में होते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बन पाता और सिर्फ इसी वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ऑटिस्ट की मॉम अपने कपल पेशेंट टिम और क्लेयर के बीच सेक्सुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है, तब दूसरे कमरे से ऑटिस्ट चुपचाप उनकी बातों को और उनके सॉल्यूशंस को एज अ नोट के तौर पर एक डायरी के अंदर लिखने लगता है। और फिर उस कपल के जाने के बाद ऑटिस्ट अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, एक अच्छा थेरेपिस्ट कैसे बना जा सकता है, जिस पर ऑटिस्ट की मॉम जवाब देती है कि एक अच्छा थेरेपिस्ट वही हो सकता है जो इस काम को पूरी ईमानदारी से करे और वो भी बिना किसी के साथ इमोशनल हुए। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि ऑटिस्ट और एरिक स्कूल पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचते हैं वैसे ही ऑटिस्ट के फोन पर मेव का कॉल आने लगता है। और क्योंकि ऑटिस्ट अपने सेक्स थेरेपी वाले काम को लेकर बहुत घबराया हुआ था, इसी वजह से वो मेव के साथ ठीक से बात नहीं कर पाता और फोन कट कर देता है। मेव का फोन काटने के बाद ऑटिस्ट एरिक को अपने सेक्स थेरेपी वाले बिजनेस के बारे में बताता है। और अब जैसे ही एरिक को ये बात पता चलती है कि कॉलेज की सबसे हॉट लड़की मेव के साथ ऑटिस्ट बिजनेस शुरू करने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वहीं ऑटिस्ट अभी भी घबराया हुआ था। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि जब ऑटिस्ट अपने लॉकर से अपना सामान निकाल रहा होता है तभी वहां पर मेव आ जाती है, जो ऑटिस्ट को बताती है कि ब्रेक के अंदर ऑटिस्ट की एक अपॉइंटमेंट है, तो वो ठीक टाइम पर अपने स्कूल के पुराने टॉयलेट वाली बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ एडम की कैंटीन वाली वीडियो के वायरल होने के बाद से उसके दोस्तों ने उससे बात करनी छोड़ दी थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। और क्योंकि एमी ने एडम को छोड़ दिया था, इसी वजह से आज रात एमी के घर होने वाली पार्टी के अंदर एमी ने एडम को छोड़कर बाकी सबको बुलाया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम में ऑटिस्ट पुराने टॉयलेट में पहुंच जाता है, जहां मेव ऑटिस्ट को क्लाइंट से बात करने से पहले उसकी प्रॉब्लम बताते हुए बोलती है कि उसे गैग रिफ्लेक्स प्रॉब्लम है। मेव से क्लाइंट की प्रॉब्लम जानने के बाद नर्वस ऑटिस्ट पुराने टॉयलेट में जाता है और क्योंकि ऑटिस्ट क्लाइंट के सामने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहता था, इसी वजह से क्लाइंट और ऑटिस्ट अलग अलग टॉयलेट के अंदर बैठते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑटिस्ट का पहला क्लाइंट ओलिविया है। अब हम देखते हैं कि जब ऑटिस्ट ओलिविया की प्रॉब्लम के बारे में उससे बात कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, जिस वजह से ऑटिस्ट ओलिविया की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने की बजाय कुछ अजीब सी ही बातें करने लग जाता है। और अब जब ओलिविया को उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ना मिलकर कुछ बकवास सुनने को मिलती है तो ओलिविया वहां से उठकर भड़कते हुए चली जाती है। और अब पहले ही क्लाइंट के सामने इतनी बुरी इमेज बनने के बाद मेव ऑटिस्ट पर भड़कते हुए उससे बोलती है कि ऑटिस्ट अपनी नर्वसनेस को खत्म करो, तब तक मैं नए क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि मेव, ऑटिस्ट और एरिक एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेव को डर था कि ओलिविया कहीं उनकी बेकार सर्विस के बारे में सबको बता ना दे। अब मेव ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एडम का दोस्त कायल आ जाता है, जो जोर जोर से बोलते हुए मेव से बोलता है कि उसे चिंचला के साथ सेक्स करना है। और कायल की ये बात सुनकर अब मेव को समझ आ जाता है कि अब ये बात फैलने लगी है कि मेव एक सेक्स क्लिनिक चला रही है
अब इसके बाद ये तीनों बैठकर ये सोच ही रहे होते हैं कि नए क्लाइंट्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करें कि तभी एरिक एक आइडिया देते हुए बोलता है कि लोग किसी भी प्रोडक्ट को तभी खरीदते हैं जब उन्हें उस प्रोडक्ट पर भरोसा होता है, और भरोसा तब बनता है जब उन्हें एक फ्री ट्रायल मिलता है। अब एरिक की बात सुनकर मेव को एक आइडिया आता है और फिर उसके बाद मेव ऑटिस और एरिक को बोलती है कि आज रात तुम दोनों एमी की हाउस पार्टी में आ जाना, वहाँ बहुत सारे लड़के लड़की सेक्स कर रहे होंगे और इन्हीं सेक्स करने वाले कपल्स में से कुछ लोगों को दिक्कतें भी होंगी, और जब उन्हें ये दिक्कतें आएंगी तभी हम अपना फ्री डेमो देकर अपना प्रमोशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव अपने घर से पार्टी में जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसे वॉमिटिंग आ जाती है, और फिर इसके बाद वो पार्टी में जाने से पहले एक स्टोर के अंदर जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदती है, और उस किट को खरीदने के बाद वो एमी के घर पहुंच जाती है। और जब वो एमी के घर पहुंचती है तो वहां पर उसे एरिक और ऑटिस भी मिल जाते हैं, और अब ये तीनों पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। पार्टी में आने के बाद ये तीनों अलग अलग होकर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताने लगते हैं और उन्हें डेमो लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। और अब इसी वजह से ऑटिस नर्वस हो जाता है, जिसके बाद वो एक रूम के बाथरूम के अंदर जाकर खुद को कोसने लगता है। और अब ऑटिस खुद को कोस ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि बाथरूम के बाथटब के अंदर केट अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही है, और अब ऑटिस केट को इस तरीके से अकेला देख उससे पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रही है। ऑटिस के सवाल करने पर केट उसे बताने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे सेक्स के दौरान न्यूड देखना चाहता है, जिस वजह से वो लाइट जला देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बद्दी दिखती हूँ, इसलिए मैं लाइट ऑफ करके रखना चाहती हूँ। और अब जब केट अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है कि तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है, और अब जैसे ही सैम बाथरूम के अंदर पहुंचता है तो फिर एक बार केट और सैम के बीच बहस शुरू हो जाती है, और अब इन दोनों को बहस करता देख ऑटिस बीच में आकर उनकी थेरेपी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटिस के घर पर ना होने की वजह से उसकी मॉम उसका पूरा रूम खंगाल रही होती है, और तभी वो देखती हैं कि ऑटिस अपना अस्थमा का हीलर ले जाना भूल गया है। हालांकि ऑटिस को आखिरी अस्थमा का अटैक 6 साल पहले आया था, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसको लेकर वरीड थी, जिस वजह से वो उस पंप को लेकर एमी के घर पर पहुंच जाती हैं। लेकिन क्योंकि एमी का मेन गेट खुला हुआ नहीं था, इस वजह से वो अंदर नहीं जा पा रही थी, और तभी वहां पर एडम आ जाता है। और अब एडम जीन को देखकर उससे अपने टूटे हुए रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है, जिस पर जीन एडम को एडवाइस देती है कि देखो एडम, अब जबकि तुम्हारा रिलेशनशिप टूट ही गया है पूरी तरीके से, तो तुम्हें शांति से एक बार बैठकर एमी से बात करनी चाहिए, और क्या पता बात करने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाए। और अगर एमी चाहती है कि तुम इस पार्टी के अंदर ना जाओ तो तुम्हें पार्टी के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि एडम हमेशा की तरह हर बात का गलत मतलब निकाल लेता है, वो इस बार भी जीन की एडवाइस का गलत मतलब निकालते हुए वो एमी के दरवाजे के ऊपर से क्रॉस कर घर के अंदर घुस जाता है। और अब एडम को आता देख एमी सबको घर के अंदर बुला लेती है और तुरंत अपने गेट को लॉक कर देती है। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि मेव पार्टी के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर रही होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेव प्रेग्नेंट हो गई है। जिसके बाद वो जैक्सन के पास आती है और उसे खींचते हुए उसी रूम के अंदर ले जाती है जिस रूम के बाथरूम के अंदर ऑटिस केट और सैम को समझा रहा होता है। और अब इस रूम के अंदर आने के बाद मेव और जैक्सन सेक्स करने लगते हैं, और अब जब तक मेव और जैक्सन अपना सेक्स खत्म करते हैं तब तक ऑटिस भी केट और सैम की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाथरूम से बाहर आ जाता है। और बाथरूम से बाहर आने के बाद वो मेव और जैक्सन को एक साथ देखकर वहां से सॉरी बोलते हुए निकल जाता है। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि ऑटिस और मेव एमी के घर के अंदर लगे झूले के ऊपर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ऑटिस मेव को बताता है कि उसने किसी को फ्री एडवाइस दी और उसकी फ्री एडवाइस का असर भी पड़ा। और अब ऑटिस से इतनी सी बात करने के बाद मेव वहां से चली जाती है। जिसके बाद ऑटिस की भी नजर एमी के गेट पर पड़ती है, तो वो देखता है कि उसकी मॉम की गाड़ी एमी के गेट पर है। और अब वो अपनी मॉम को एमी के घर पर देख उनके पास जाकर उनसे भड़कते हुए बोलता है कि मेरी जासूसी और मेरा पीछा करना बंद करो और घर जाओ। ऑटिस की बातें सुनकर जीन जवाब देती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारा हीलर लेके आई हूँ। हीलर को देखते हुए ऑटिस ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मुझे अस्थमा का अटैक 6 साल पहले पड़ा था, तो अब आप घर जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम किसी तरीके से एमी के घर में घुस जाता है और फिर वो एमी से रिलेशनशिप तोड़ने की वजह पूछने लगता है, जिस पर एमी ये बोलकर चली जाती है कि देखो एडम, तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत हो, तो हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। वहीं इस बीच पार्टी में एरिक अनवर को खुश करने के लिए और उससे घुलने मिलने के लिए उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ब्लो जॉब का प्रॉब्लम है। असल में अनवर का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था और इस ब्रेकअप की वजह थी अनवर का ब्लो जॉब का प्रॉब्लम। और अब जहाँ कोई भी इंसान अपने बारे में ऐसी बातें पब्लिकली सुनकर नर्वस हो जाता, वहीं दूसरी तरफ अनवर शांत होकर एरिक से ही मजे लेने के लिए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम बताओ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और अब एरिक अनवर को खुश करने के लिए कुछ बनानास को लेकर आता है, जिसके बाद वो सही तरीके से ब्लो जॉब कैसे दिया जाता है ये बताने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ओलिविया भी एक बनाना लेकर सही तरीके से ब्लो जॉब कैसे लेते हैं ये सीखने लगती है। और अब ओलिविया के साथ साथ रूबी भी एरिक के साथ मजे लेने के लिए एक बनाना लेकर ब्लो जॉब ट्राई करने लगती है।
और अब जब ये तीनों एक साथ बनानास के साथ ब्लोजॉब लेने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी ओलिविया का बनाना टूटकर उसके गले में फंस जाता है और उसको सांस आना बंद हो जाती है। और अब ओलिविया को प्रॉब्लम में देख जैक्सन तुरंत भागते हुए आता है और उसे पीछे से पुश कर उसके गले से बनाना निकाल देता है। और जैसे ही ओलिविया के गले से बनाना निकलता है, वैसे ही बनाना निकलने के बाद ओलिविया वॉमिटिंग कर देती है और ओलिविया की वॉमिटिंग एरिक के फेस पे जाके गिरती है। और जैसे ही एरिक के फेस पे ओलिविया की वॉमिटिंग गिरती है, वैसे ही एरिक भी वॉमिटिंग कर देता है और अब एरिक की वॉमिटिंग रूबी के फेस पर जाके गिरती है। और जैसे ही रूबी के फेस पे वॉमिट गिरता है, वैसे ही रूबी को भी वॉमिटिंग होने लग जाती है और वो अपनी उल्टी को ओलिविया के फेस पे गिरा देती है। और इस पूरे सीन को अनवर हंस कर मजे लेकर रिकॉर्ड कर रहा था। अब इसके बाद अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि एडम एमी को काइल के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो काइल को पीटने लगता है। और जब वो काइल को गुस्से में पीट रहा होता है, तभी वो एमी की दादी की अस्थियों के जार को उठाकर काइल के सर पर दे मारता है, जिस वजह से एमी की दादी की राख पूरे फर्श पर बिखर जाती है। और अब जहां एडम और एमी के बीच जरा सी भी उम्मीद जो रही थी रिश्ता वापस बनने की, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो जाती है और मेव ऑटिस को ये बोलकर चली जाती है कि इस स्कूल के बच्चे एडवाइस के लायक ही नहीं है और मेरा आइडिया बिल्कुल बेकार था। अब इसके बाद अगले दिन जब ऑटिस और एरिक स्कूल पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि अनवर की बनाई हुई वीडियो पूरे स्कूल के अंदर वायरल हो गई है और सब एरिक को देखकर हंस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एडम के डैड उसे अपने कैबिन में बुलाकर उससे बोलते हैं कि एडम, मुझे एमी की मॉम का कॉल आया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, तो तुम अपनी हरकतों को सुधारो, वरना फिर मैंने एक मिलिट्री स्कूल से बात कर ली है और मैं तुम्हें फिर वहीं भेज दूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस की एडवाइस की वजह से केट और सैम का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया है और क्योंकि उन दोनों को फायदा हुआ था, इस वजह से वो ऑटिस के बारे में सबको बताने लगते हैं। और अब स्कूल के बहुत सारे बच्चे ऑटिस के पास अपनी सेक्स प्रॉब्लम लेके आ रहे थे और वो चाहते थे कि ऑटिस उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे। और अब क्योंकि ऑटिस के पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे, तो वो अपने इस थेरेपी वाले बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोचता है और फिर वो मेव के पास जाकर ये बताता है कि आज उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मांगे हैं, तो क्या हम अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मेव को भी अपने बिल्स भरने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो वो भी ऑटिस के साथ इस बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब इस बार फिर से बिजनेस स्टार्ट होने के बाद ऑटिस अपनी पहचान भी नहीं छुपाता, क्योंकि उसे क्लाइंट के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर फेस टू फेस बात करनी थी, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सके। और अब जब लोगों को फायदा होने लग गया था, तो ओलिविया भी फिर एक बार अपनी प्रॉब्लम को लेकर ऑटिस के पास आती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत होती है लिली के रूम से, जहां लिली अपनी एलियन सेक्स कॉमिक्स लिख रही होती है और अब उसके कैरेक्टर्स इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, मगर लिली इंटीमेट वाला सीन लिख नहीं पाती क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं था कि इंटीमेट होते टाइम कैसी फीलिंग आती है। और अब लिली ये फैसला करती है कि उसे अपनी कॉमिक पूरी करने के लिए किसी के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा। वहीं एक अबॉर्शन क्लिनिक में मेव डॉक्टर से अबॉर्शन की डेट लेती है और अब यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि अगर उसे अबॉर्शन करवाना है तो उसे अबॉर्शन वाले दिन किसी को अपने साथ एज अ गार्जियन लेके आना पड़ेगा। अब मेव क्लिनिक की कंडीशन को पूरा करने के लिए घर पर जाकर बहुत सोचती है और फिर उसके बाद अपने भाई शॉन को कॉल करती है, लेकिन शॉन का कॉल नहीं लगता। अब अगले सीन में हमें सभी का मॉर्निंग रूटीन दिखाया जाता है। ऑटिस सुबह सुबह उठते ही अपनी चादर को छुपाने लगता है क्योंकि उसने पिछली रात मेव के साथ इंटीमेट होने का सपना देखा था और इसी वजह से उसका रात को इजैकुलेशन हो गया था। और क्योंकि ऑटिस की मॉम उसकी सेक्स लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेती थी, इसलिए ऑटिस स्कूल जाने से पहले अपनी मॉम को उसको रूम में ना जाने के लिए बोलकर जाता है। लेकिन ऑटिस की मॉम कहाँ रुकने वाली थी। यहाँ ऑटिस स्कूल निकला, वहाँ ऑटिस की मॉम उसके रूम में घुस जाती हैं और फिर इधर उधर देखने के बाद उन्हें मिलती है ऑटिस की वो गंदी चादर और अब ऑटिस की मॉम उस गंदी चादर को धोने डाल देती है। अब जहाँ ऑटिस की मॉम उसकी चादर धो रही थी, वहीं ऑटिस जल्दी स्कूल आने के बाद अपने कई सारे क्लाइंट्स से मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है। अब एक तरफ जहाँ ऑटिस जल्दी स्कूल पहुंच गया था, वहीं एरिक ऑटिस के घर पहुंच जाता है और जब वो ऑटिस के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऑटिस पहले ही स्कूल चला गया है। और अब एरिक को ऑटिस की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि एरिक और ऑटिस बचपन के दोस्त थे और वो दोनों हमेशा साथ स्कूल जाते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऑटिस अकेले स्कूल चला गया हो। अब जीन एरिक का फेस देख के समझ जाती है कि उसे ऑटिस की इस हरकत का बहुत ज्यादा बुरा लगा है और फिर जीन एरिक को समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें अब एक इंडिविजुअल के तौर पे अपनी पहचान को खोजना होगा, अपने इंटरेस्ट को ढूंढना होगा। यहाँ पर इनडायरेक्टली जीन एरिक को यही समझा रही थी कि तुम्हें भी अब अपनी पर्सनल लाइफ बनानी होगी, तुम ऑटिस पे हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते। और अब जीन से बात करने के बाद एरिक भी स्कूल चला जाता है और यहाँ जीन एरिक से बात करने के बाद अपने घर आए पार्सल को लेकर अपने घर में अंदर चली जाती है। और अब घर के अंदर जाने के बाद वो उस पार्सल को खोल के देखती है तो उस पार्सल के अंदर एक ही बुक की बहुत सारी कॉपीज होती हैं। असल में ये बुक्स होती हैं एरिक के डैड और जीन के एक्स हस्बैंड की और उसने ये कॉपीज उसे इसलिए
इसलिए भेजी थी ताकि जीन इन बुक्स पे अपने ऑटोग्राफ करके उसे भेज दे और उसका हस्बैंड इन ऑटोग्राफ बुक से बहुत ज्यादा पैसे कमा ले। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑटिस का डैड भी ऑटिस की मॉम की तरह ही एक राइटर होता है। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि एरिक के स्कूल पहुंचने के बाद भी ऑटिस एरिक के साथ ना होकर मेव के साथ घूम रहा था और अब ऑटिस को खुद से दूर जाता देख एरिक भी टीचर की सलाह पर म्यूजिकल ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। इसी म्यूजिकल ग्रुप में एरिक की मुलाकात होती है लिली से और लिली एरिक से फर्स्ट टाइम मिलते ही उससे पूछती है कि क्या वो दोनों स्कूल खत्म होने के बाद उसके घर पर म्यूजिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्योंकि एरिक भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था इसलिए एरिक भी लिली को स्कूल खत्म होने के बाद उसके घर आने के लिए बोल देता है। इसके बाद सभी बच्चों को स्कूल के ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है और यहाँ पर प्रिंसिपल सभी बच्चों को झिझकते हुए ये बताता है कि उन्हें युगांडियन लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड डोनेट करने के लिए फंड इकट्ठा करना है। जब प्रिंसिपल बच्चों को ये बता रहा था तभी ऑटिस एरिक को बताता है कि उसने पिछली रात मेव के साथ इंटीमेट होने का सपना देखा और अब इस सपने की वजह से ऑटिस खुद को बहुत बुरा इंसान समझ रहा है। लेकिन एरिक ऑटिस को समझाता है कि ऑटिस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो बस एक सपना था। अब जैसे ही सैनिटरी पैड की मीटिंग खत्म होती है और सभी बच्चे हॉल में जाने लगते हैं तभी मेव ऑटिस को रोकते हुए उससे पूछती है कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या तुम आज मेरे साथ बाहर चल सकते हो। ऑटिस मेव के ऑफर को हाँ करते हुए उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और मेव उसे ये बोलकर चली जाती है कि वो लोकेशन उसे मैसेज कर देगी। अब लंच टाइम में ऑटिस एरिक को बताता है कि मेव ने मुझे आज शाम मिलने के लिए बुलाया है और मुझे लग रहा है कि उसे पता चल चुका है कि मैंने उसको लेकर वो गंदा सपना देखा था और इसी वजह से वो सबके सामने मेरी पिटाई करना चाहती है और इसीलिए उसने मुझे बाहर बुलाया है। ऑटिस की बात सुनने के बाद एरिक उसे समझाते हुए बोलता है कि एक बात बताओगे, उसे तुम्हारे सपने के बारे में कैसे पता चलेगा? वो कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो तुम्हारे सपने के बारे में जानेगी। वो तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती है इसलिए वो तुम्हें बुला रही है। तो बिना डरे और बिना ज्यादा सोचे चुपचाप अच्छे कपड़े पहनकर डेट पर जाओ। और अब एक तरफ ऑटिस अपनी लाइफ में पूरी तरह बिजी हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एरिक को ये बात परेशान करने लगी थी कि उसका इकलौता दोस्त भी उससे दूर होता जा रहा था। वहीं इस बीच हम जैक्सन को देखते हैं जो स्विमिंग कंपटीशन में जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए रोज सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद से ही कड़ी मेहनत करने लग जाता था। उसकी मॉम ने उसकी लाइफ को एकदम टाइट करके रखा हुआ था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और उसकी मेहनत रंग ला भी रही थी। उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था जिसकी वजह से उसकी तारीफ सब करते थे, लेकिन वो तो अपनी मॉम से तारीफ चाहता था और वही उसकी तारीफ कभी भी नहीं करती थी। जैक्सन कितना भी अच्छा कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, मगर उसकी मॉम उसकी तारीफ कभी नहीं करती थी। उल्टा वो तो उसके सामने ये बोलकर चली जाती थी कि तुम इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो तो आगे और ज्यादा अच्छा करना। और अब क्योंकि उसकी मॉम ना तो उसे अप्रिशिएट करती थी ना ही उसे थोड़ा बहुत फ्री टाइम देती थी और उसका स्विमिंग को लेकर कोई खास सपना भी नहीं था, इन्हीं सब कारणों की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था और अब कहीं ना कहीं वो अपनी इस टाइट शेड्यूल से, स्विमिंग कंपटीशन वाले सपने से बहुत दूर होता जा रहा था। वो खुद को बहुत अकेला फील करने लगता है और ठीक जैक्सन जैसा ही हाल एडम का भी था। एडम अपने आप में ही खोया हुआ था, वो सबसे दूर दूर रहने लगा था। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि एडम के डैड ने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। वो हमेशा एक प्रिंसिपल वाले रोल के अंदर ही रहते थे। उन्होंने कभी एक बाप बनकर, एक दोस्त बनकर कभी उसकी प्रॉब्लम समझने की, सुनने की या सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी। वो सिर्फ और सिर्फ एडम के कम ग्रेड आने पर उसे डांटते रहते थे। लेकिन एडम चाहता था कि एक बार उसके डैड उसके साथ बैठकर उससे बात करें, उससे पूछें कि वो क्या चाहता है, प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ थोड़ा बहुत फ्री टाइम बिताएं। लेकिन एडम के डैड तो उसके साथ कम और दूसरों के साथ ज्यादा समय बिताते थे। वो जैक्सन जैसे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और इन्हीं सब वजहों की वजह से एडम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता था। मगर इन सब के साथ ही वो कुछ टाइम से एरिक को बड़ी अजीब तरीके से भी देख रहा था और अब वो एरिक को हर जगह फॉलो भी कर रहा था। अब स्कूल खत्म होने के बाद लिली एरिक के घर पहुंचती है और अब वो दोनों एरिक के रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एरिक म्यूजिकल प्रैक्टिस करने के लिए अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकाल लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिली अपने कपड़े उतार देती है और कपड़े उतारने के बाद वो एरिक को बोलती है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहती है। और अब जब एरिक उसे ये बताता है कि वो गे है तब भी लिली एरिक को ये बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें तो बस मेरे साथ इंटीमेट ही होना है ना, इसमें गे या लेस्बियन वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एरिक फिर भी लिली को मना कर देता है। अब एरिक के मना करने के बाद लिली अपने कपड़े पहनकर एरिक के रूम के अंदर इधर उधर ताक झांक करने लगती है और इसी ताक झांक के अंदर उसे एरिक के रूम में मिलते हैं लड़कियों वाले कपड़े और बहुत सारा मेकअप का सामान। और अब ये दोनों एक दूसरे का मेकअप करने लगते हैं और लड़कियों के कपड़े पहनने लगते हैं। और जब ये दोनों ये सब कर रहे होते हैं तभी अचानक से एरिक के डैड वहां आ जाते हैं और वो ये सब देखने के बाद एरिक को ये बोलकर चले जाते हैं कि तुम्हारे
तुम्हारी मॉम के आने से पहले ये सब निपटा लो। जिसके बाद लिली एरिक के डैड को ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि एरिक को ऐसा करने के लिए उसने बोला था, एरिक तो ये सब कर भी नहीं रहा था, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके जाने के बाद एरिक को कम डांट पड़े। वहीं दूसरी तरफ ऑटिस के घर पर ऑटिस के डैड का वीडियो कॉल आया था, मगर ऑटिस को क्योंकि मेव के पास जाना था इसलिए वो अपनी मॉम से ये बोलकर चला जाता है कि मॉम आप डैड से बात कर लो, मुझे कहीं जाना है। और अब एक तरफ तो ऑटिस मेव की बताई लोकेशन पर पहुंच जाता है, वहीं ऑटिस के घर से जाने के बाद जीन ऑटिस के डैड से बात करने लगती है, और फिर थोड़ी देर तक बात करने के बाद जब वीडियो कॉल कट होती है तो बहुत ज्यादा चिढ़ने लगती है, क्योंकि ऑटिस की मॉम ऑटिस के डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब जब ऑटिस मेव की बताई जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ एक अबॉर्शन क्लिनिक है, और उस क्लिनिक के बाहर दो लोग अबॉर्शन ना करवाने की सलाह दे रहे होते हैं। और अब ऑटिस इन दोनों लोगों को इग्नोर करते हुए क्लिनिक में चला जाता है। अब जैसे ही ऑटिस क्लिनिक के अंदर पहुंचता है तो मेव उसे देखकर बोलती है कि तुम लेट आए हो, अब एक काम करो, बाहर जाकर रुको, मैं काम खत्म करके आती हूँ। और अब ऑटिस मेव का इंतजार करने के लिए अबॉर्शन पर ज्ञान दे रहे उन दो लोगों के साथ बाहर जाकर बैठ जाता है। और जब वो उन दोनों के साथ जाकर बैठता है तो वो देखता है कि इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनती, और इसी वजह से ऑटिस इन दोनों के बीच ना बैठकर शॉपिंग पर जाने का सोचता है। असल में वो मेव के लिए फ्लावर्स और कुछ खाने के लिए खरीदने जाना चाहता था। और अब जब ऑटिस शॉपिंग के लिए जाने लगता है तभी उन दोनों में से जो एक लड़की होती है वो ऑटिस के साथ जाने लगती है, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहना था। अब जब ऑटिस मेव के लिए सैंडविच और फ्लावर खरीद रहा होता है तब वो लड़की अपने और उस लड़की के बीच की प्रॉब्लम को बताते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है उसने मुझे चीट करा, वो किसी और के साथ भी इंटीमेट हुआ था, और मैंने अपनी वर्जिनिटी को शादी के लिए सेफ रखा है। और अब ऑटिस उस लड़की की बात सुनकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे होते सोते किसी और के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करा था? ऑटिस की बात का जवाब देते हुए वो लड़की बोलती है, नहीं, उसने मेरे आने से पहले ऐसा किया था और उसने अब जाकर मुझे इस बारे में बताया है। उस लड़की की बात सुनकर ऑटिस उससे सामने से सवाल करता है, तो क्या तुमने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया? और अब वो लड़की ऑटिस के सवाल का ऐसा जवाब देती है जिसको सुनकर आप सबका दिमाग खराब हो जाएगा। वो लड़की बोलती है, मैंने हैंड जॉब दिया है, एनल सेक्स किया है, मैंने बाकी सब कुछ किया है, सिर्फ मैंने वर्जिनिटी को अपने सेफ रखा है। मतलब सीरियसली, बोलने के पैसे नहीं लगते तो कुछ भी बोलोगे। और अब ऑटिस उस लड़की को समझाता है कि देखो, गलतियां सबसे होती हैं, तुमने भी करी है, मैंने भी करी है, और अगर तुम जीसस को मानती हो तो उन्होंने तो सबसे पहले यही कहा था, माफ करो सबको। और अब ऑटिस मेव के लिए सैंडविच और एक फ्लावर खरीदता है और फिर वो दोनों वापस क्लिनिक पर आ जाते हैं। वहीं इस बीच मेव का भी अबॉर्शन खत्म हो जाता है और अब ऑटिस मेव को उसके घर छोड़ देता है। घर जाते समय ऑटिस अपनी मॉम के बारे में बताने लगता है, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। और अब जब ऑटिस अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताता है तभी मेव भी अपनी लाइफ के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए बोलती है कि उसकी मॉम एक ड्रग एडिक्ट है जो अपनी एडिक्शन को छुड़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही। वही उसका भाई शॉन एक बेवकूफ है जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते और वो कुछ महीनों से गायब है। और अब मेव को घर छोड़ने के बाद जब ऑटिस वापस अपने घर जाने लगता है तो मेव उसे पहले तो गले लगा लेती है और फिर उसे ये बोलती है कि मेरे अबॉर्शन के बारे में किसी को भी स्कूल में मत बताना। और अब ऑटिस मेव की इच्छा के अनुसार मेव के अबॉर्शन की बात अपने अंदर ही दबा लेता है। और अब हम देखते हैं कि रात होने पर एरिक ऑटिस के घर आ जाता है और फिर ये दोनों गेम खेलने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑटिस के स्कूल की दो लड़कियों तान्या और रूती से। ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था और फिर ये दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑटिस और मेव एज अ फ्रेंड काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा फनी मीम्स और वीडियो सेंड किया करते थे और पूरा दिन चैट करते रहते थे। लेकिन ऑटिस अंदर ही अंदर मेव को प्यार करने लग गया था और ऑटिस को ये बात एरिक भी समझाता है कि तुम उससे प्यार करने लग गए हो, लेकिन ऑटिस एरिक की बात को इग्नोर कर देता है। अब एक तरफ तो ऑटिस मेव को अंदर ही अंदर प्यार करने लग गया था, वहीं दूसरी तरफ ऑटिस की ही नॉलेज में मेव और जैक्सन अक्सर इंटीमेट हुआ करते थे। अब इसके बाद हम मेव और जैक्सन को इंटीमेट होते हुए देखते हैं और अब आफ्टर रोमांस जैक्सन मेव से डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन मेव जैक्सन को ये बोलकर चली जाती है कि देखो जैक्सन, ये कैजुअल सेक्स है और हमें इसको सीक्रेट ही रखना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए किसी भी तरीके के कोई भी स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैक्सन को तो मेव से प्यार हो गया था और अब जैक्सन मेव को इम्प्रेस
इम्प्रेस करने के तरीके जानने के लिए ऑटिस के पास जाता है और उसे कुछ पैसे हाथ में थमाकर बोलता है कि देखो तुम मेव के बहुत अच्छे दोस्त हो और साथ ही एक सेक्स गुरु भी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेव को पटाने में मदद करो और कुछ ऐसी एडवाइस दो जिससे कि मैं मेव को इम्प्रेस कर सकूं। और अब जैक्सन इतना बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस अपने न्यू क्लाइंट तान्या और रूथी से मिलता है और फिर उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इस कन्वर्सेशन में तान्या तो कॉर्पोरेट कर रही थी मगर रूथी बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं कर रही थी, और क्योंकि ऑटिस को लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी इसलिए ये मीटिंग और ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस जैक्सन के पास जाकर उसके पैसे वापस करते हुए उसे बोलता है कि वो मेव को लेकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। असल में ऑटिस को ये सही नहीं लग रहा था कि पैसों के बदले वो अपनी दोस्त की इन्फॉर्मेशन बेचे किसी को। और अब जब ऑटिस जैक्सन को उसके पैसे वापस कर रहा होता है तब जैक्सन स्मार्ट ट्रिक खेलते हुए ऑटिस को गुस्सा दिलाने के लिए मेव के बारे में इस तरीके से बात करने लगता है जैसे कि मेव कोई ऑब्जेक्ट हो। और अब जैसे ही जैक्सन मेव के बारे में इस तरीके की बातें करने लगता है वैसे ही ऑटिस को गुस्सा आ जाता है और जैक्सन का प्लान काम कर जाता है, क्योंकि ऑटिस गुस्से में जैक्सन के ऊपर भड़कते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने जानने की कोशिश करी है कि मेव को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और फिर इसके बाद ऑटिस मेव के बारे में जैक्सन को वो सारी बातें बता देता है जो मेव को पसंद है और जो उसे नापसंद है। और अब ना चाहकर भी ऑटिस ने जैक्सन की मदद कर दी थी। और अब ऑटिस से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जैक्सन पूरे दिन स्कूल में जानकर बार बार मेव के सामने आकर उसकी पसंद की बुक पढ़ने लगता है, उसके पसंद का म्यूजिक सुनने लगता है और वो सभी काम करने लगता है जो जो ऑटिस ने गुस्से में उसको बता दिए थे। इस बीच हम ऑटिस के घर पे जीन को देखते हैं जो जेकब नाम के प्लम्बर को अपना क्लाइंट समझकर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाती है, मगर तभी जीन को पता चलता है कि जेकब उसका क्लाइंट नहीं बल्कि बाथरूम ठीक करने वाला प्लम्बर है। और अब इसके बाद जेकब अपने टूल से अपना काम खत्म करने लग जाता है। और अब जेकब अपना काम करते करते लाउड म्यूजिक सुनने लगता है जिस वजह से जीन को दिक्कत हो रही थी। और अब इससे पहले जीन जेकब को कुछ बोलती उससे पहले ही जेकब अपना काम रोकते हुए जीन से बात करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीन ना जाने क्यों जेकब को अपने दिल की सभी दर्द और सभी दुखों को बता देती है। और अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी ऑटिस अपने घर आ जाता है और फिर जेकब भी अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस अपने रूम में जाकर लेस्बियन सेक्स इश्यूज के बारे में रिसर्च करने लगता है। अब एक तरफ तो ऑटिस ये सब कर रहा था, वहीं जब जेकब की बेटी जेकब को लेने के लिए आती है तो उसे सडनली वॉशरूम जाना पड़ जाता है, जिसके बाद वो जीन से परमिशन लेके उसके वॉशरूम की तरफ बढ़ने लग जाती है। और अब ओला वॉशरूम ढूंढते ढूंढते ऑटिस के रूम में घुस जाती है और वो देखती है कि ऑटिस एक लेस्बियन पॉर्न देख रहा है, जिसके बाद ऑटिस और ओला दोनों के लिए ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और अब ऑटिस ओला को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वो एक रिसर्च कर रहा है ना कि पॉर्न देख रहा है। और क्योंकि ओला को वॉशरूम जाना था इसलिए वो ऑटिस के किसी भी तरीके के एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जिस वजह से वो ऑटिस से वॉशरूम का रास्ता पूछकर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गलती से दी गई ऑटिस की एडवाइस की वजह से जैक्सन को फायदा होने लग गया था और अब मेव ऑटिस की जगह पे जैक्सन के साथ बहुत ज्यादा चैट करने लग गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक कुछ पैसे कमाने के लिए डॉग्स को घुमाने का काम शुरू कर देता है और जिन डॉग्स को वो घुमा रहा था उन डॉग्स में से एक प्रिंसिपल का भी डॉग था। और अब जब एरिक सभी डॉग्स को घुमा रहा होता है तभी प्रिंसिपल का डॉग भागते भागते पार्क के बाहर एडम के पास चला जाता है। इसके बाद एरिक भी इस डॉग का पीछा करते करते एडम के पास आ जाता है और वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और फिर बातों बातों में एडम अपने डॉग को जमीन पर उतार देता है। और फिर जब एडम अपने डॉग को अपनी गोद से उतारता है तो उसकी डॉग जंगल की तरफ भाग जाती है और गायब हो जाती है। और अब जैसे ही एडम के घर पर ये बात पता चलती है कि एडम की मॉम का डॉग खो गया है, वैसे ही एडम के डैड एडम पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ऑटिस जैसे ही स्कूल पहुंचता है वैसे ही लिली उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, मगर इससे पहले कि लिली ऑटिस से कुछ बोल पाती ऑटिस लिली पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। और अब लिली ऑफर दिए बिना ही रिजेक्ट हो गई थी, मगर इस बात का लिली को बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि उसे तो अपनी कॉमिक पूरी करनी ही थी, तो इसलिए ऑटिस नहीं तो कोई और सही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि मेव और जैक्सन के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। और अब एक तरफ से जैक्सन मेव के साथ बढ़ती नजदीकियों से बहुत ज्यादा खुश था, मगर वहीं दूसरी तरफ मेव बॉयफ्रेंड नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई उसे ऑर्डर दे या फिर उसे कहीं जाने आने से रोके। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बात यह भी थी कि मेव को जैक्सन के साथ किसी तरीके का कोई कनेक्शन फील नहीं होता था। और अब यही बात मेव पुराने टॉयलेट के अंदर एमी को भी बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस तान्या और रूथी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें पूल में एक थेरेपी करने को बोलता है, लेकिन रूथी ऑटिस की दी हुई किसी भी एडवाइस पे अमल करने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे ऑटिस एक बच्चा लगता था और ये सारी थेरेपीज उसे बेवकूफाना लग रही थी। और अब इसलिए वो ऑटिस से बहुत ज्यादा रूडली बात करके वहां से चली जाती है। अब तान्या और रूथी के जाने के बाद ऑटिस और मेव पूल के पास बैठकर मेव और जैक्सन के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। और अब यहाँ भी मेव ऑटिस को वही बताती है जो उसने एमी को बोला था, उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी लाइफ कंट्रोल करे या फिर उसके
उसके दिल को तोड़े और इसी वजह से उसे अपना और जैक्सन का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव बात करते करते ऑटिस को पूल में गिरा देती है और फिर खुद भी पूल में कूद जाती है। और अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद जैसे ही मेव और ऑटिस एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो मेव ऑटिस की आईब्रोज को साफ करने लग जाती है और जैसे ही मेव ऑटिस को छूती है वैसे ही ऑटिस को नीचे इरेक्शन फील होने लग जाती है और अब इसी वजह से ऑटिस पूल से बाहर नहीं आ पा रहा था। और अब इरेक्शन की वजह से ही जब मेव पूल से बाहर आ जाती है तो ऑटिस उसे ये बोलकर भेज देता है कि अभी उसे थोड़ी देर और पूल में रहना है तो इसलिए वो चली जाए। और अब हम देखते हैं कि मेव के जाने के बाद एरिक वहां आ जाता है जो ऑटिस की मदद करते हुए उसे सबसे बचाते हुए टॉयलेट तक ले जाता है और अब बड़ी मुश्किलों के बाद ऑटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो वो दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर जाने के लिए निकलते हैं वैसे ही जैक्सन उनके सामने आ जाता है और अब जैक्सन ऑटिस से पूछता है कि वो मेव को कैसे प्रपोज करे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाए। ऑटिस जैक्सन को आइडिया देते हुए बोलता है कि तुम्हें मेव को सबके सामने गिटार विटार बजवा के प्रपोज करना चाहिए। ऑटिस ये आइडिया इसलिए देता है क्योंकि उसे यकीन था कि मेव जैक्सन की इस हरकत के बाद उस पर गुस्सा होकर उससे दोस्ती तोड़ देगी। और अब हम देखते हैं कि जैक्सन ऑटिस के इस आइडिया को अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर उसे थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। अब इन सब के बीच हम देखते हैं कि ऑटिस के घर पर जेकब अपना बचा हुआ काम पूरा करने के लिए आता है और साथ ही वो बीमार जीन के लिए सूप भी लेकर आता है। जीन के लिए आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था और जीन को जेकब की बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और अब वो धीरे धीरे ही सही लेकिन किसी इंसान से प्यार करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि जेकब काम खत्म करने के बाद अपनी बेटी के साथ घर जा ही रहा था कि तभी ऑटिस अपने घर आ जाता है और अब वो ओला और जेकब को हेलो बोलकर अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि ऑटिस मेव को जेकब से मिले पैसों में से उसका हिस्सा देते हुए बोलता है कि मैंने किसी का इलाज किया था और ये उसी के पैसे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रूथी ऑटिस से अपनी प्रॉब्लम बताते हुए बोलती है कि तानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है और इसलिए उसे लगा था कि उन दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में रूथी को किसी और लड़की के साथ कनेक्शन फील होता था और वो उसी से प्यार करती थी, मगर वो तानिया का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए रूथी ने अभी तक तानिया को अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। और अब ऑटिस रूथी को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए, झूठे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऑटिस रूथी को समझा ही रहा था कि तभी जैक्सन पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करते हुए सभी लोगों को कैंटीन में बुला लेता है और अब वो ऑटिस के दिए हुए आइडिया को सेम कॉपी करते हुए मेव को प्रपोज कर देता है। और यहाँ पर ऑटिस को लग रहा था कि मेव उस पर गुस्सा करके उसके साथ सभी रिश्ते तोड़ लेगी, मगर यहाँ पर उल्टा हो जाता है। मेव जैक्सन को इस तरीके से प्रपोज करता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सबके सामने ही जैक्सन को हाँ बोलते हुए उसे किस कर लेती है। और अब मेव के किस के साथ ही ऑटिस का प्लान फेल हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि स्कूल में सभी बच्चों के फोन पर किसी लड़की की वर्जाइना की इमेज वायरल हो रही होती है और रूबी सब जगह ये बात फैला रही होती है कि ये वर्जाइना की इमेज मेव की है, लेकिन असल में ये पिक्चर रूबी की होती है और रूबी ने ये पिक्चर अपने 1 वीक तक रहे बॉयफ्रेंड टॉम को सेंड करी थी। अब वो इमेज जो भी इंसान वायरल कर रहा था वो उस इमेज के साथ एक वार्निंग भी दे रहा था कि जिस भी इंसान की ये इमेज है वो खुद ब खुद सामने आकर अपनी पहचान बता दे, अदरवाइज वो उसकी फुल न्यूड पिक्चर को इंटरनेट पर वायरल कर देगा। असल में जो भी इंसान ये काम कर रहा था उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि रूबी पूरे स्कूल के अंदर बदनाम हो जाए। अब हम देखते हैं कि रूबी हेल्प मांगने के लिए मेव के पास जाती है और उसे बताती है कि वो इमेज उसकी है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने अपनी ये पिक्चर क्लिक करके टॉम को सेंड करी थी जो उसका सिर्फ 1 हफ्ते तक बॉयफ्रेंड रहा था। अब पहले तो मेव रूबी की हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि रूबी ने सब जगह इस बात को फैला दिया था कि वो इमेज मेव की है। मेव के मना करने के बाद रूबी उसे पैसे का लालच देते हुए और उससे बहुत रिक्वेस्ट करके हेल्प मांगते हुए बोलती है कि अगर उसकी फुल पिक्चर वायरल हो गई तो वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और क्योंकि मेव ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि झूठी अफवाहें कितनी जल्दी फैलती हैं, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और वो भी बिना पैसों के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव और ऑटिस मिलकर टॉम से पूछताछ करने लगते हैं तो टॉम किसी लड़के का नाम बताता है और बोलता है कि वो लड़का रूबी का मेरे बाद बॉयफ्रेंड रहा था, तो शायद उसने वो इमेज वायरल करी होगी क्योंकि मेरे पास तो फोन ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के बाद मेव जैक्सन के कहने पर उसकी फैमिली से मिलने आती है, लेकिन जैक्सन की दोनों मॉम्स की हाई क्लास बातों को सुनकर वो नर्वस हो जाती है और फिर वो जैक्सन के वॉशरूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑटिस एरिक के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर अपने घर से निकल जाता है। असल में ऑटिस और एरिक हर साल एरिक का बर्थडे मनाने के लिए सेम गेटअप में एक ही मूवी को हर साल देखने जाते थे और ये मूवी LGBTQI कम्युनिटी के ऊपर थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक बस स्टैंड पहुंच जाता है और ऑटिस का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ऑटिस जब बस स्टैंड पहुंचने वाला
होता है तभी उसे रास्ते के अंदर टॉम दिखता है जो अपने फोन को झाड़ियों में फेंक रहा होता है। यानी कि टॉम ने मेव और ऑटिस से झूठ बोला और अब ऑटिस टॉम की इस हरकत के बारे में मेव को कॉल करके बताता है, जिसके बाद ऑटिस मेव के कहने पर टॉम को रंगे हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। पूछताछ में टॉम बताता है कि उसने रूबी की पिक्चर को सिर्फ कायल को सेंड किया था। अब टॉम से सच पता चलने के बाद ऑटिस एरिक के पास बस स्टैंड पहुंच जाता है, मगर जितने में ऑटिस बस स्टैंड पहुंचता उतने में एरिक बस पे चढ़ जाता है और अब बस वहां से निकल भी जाती है। बस के निकलने के बाद ऑटिस एरिक को फोन पर बोलता है कि तुम मूवी थिएटर पहुंचो, मैं अगली बस पकड़कर आता हूँ। लेकिन अगली बस 1 घंटे बाद आने वाली थी। एरिक के जाने के बाद वहाँ मेव आ जाती है जो जैक्सन के घर से इसलिए चोरी छुपे भाग जाती है क्योंकि उसे जैक्सन की मॉम्स की हाई क्लास बातों से डर लग रहा था। अब क्योंकि रूबी और काइल एमी के बाकी दोस्तों के साथ स्टडी के नाम पर एमी के घर पे पार्टी कर रहे होते हैं तो ऑटिस और मेव भी वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों काइल से पूछताछ करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि काइल नशे में फर्श पर लेटा हुआ है और वो इतना नशे में होता है कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे ही नहीं पा रहा था। और अब ऑटिस काइल को इस हालत में देखकर सोचता है कि यहाँ पर आकर तो उसका टाइम ही खराब हुआ है, इससे अच्छा तो वो एरिक के साथ होता। और अब इसके बाद ऑटिस अपना गुस्सा मेव पर निकालते हुए बोलता है कि मैं अभी एरिक के पास होता, मगर मैं अभी यहाँ पर हूँ, तुम्हारे साथ टाइम खराब कर रहा हूँ और तुम भी सिर्फ मुझे तभी फोन करती हो, तभी मुझसे बात करती हो जब तुम्हारा अपना खुद का काम होता है, क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे इसलिए तुम ये काम कर रही हो। यहाँ मेव ऑटिस की बात सुनकर उससे बोलती है कि वो यहाँ रूबी की हेल्प करने आई है और उसने रूबी से एक भी पैसा नहीं लिया इसके बदले, और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि झूठी अफवाहें जब फैलती हैं तो वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक चली जाती हैं। और अब मेव अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हुए बोलती है कि एक टाइम पर जब उसने एक लड़के को किस करने से मना कर दिया था तो उस लड़के ने मेरी झूठी अफवाह फैलाते हुए मेरे को बदनाम कर दिया था और वो नहीं चाहती कि ऐसा किसी और लड़की के साथ हो, इसीलिए वो रूबी की हेल्प कर रही है। अब मेव की ये बात सुनने के बाद ऑटिस और मेव काइल के नशे को उतारने के लिए ऑरेंज जूस खरीदने जाते हैं और अब जूस खरीदते हुए मेव ऑटिस को चॉकलेट चुराने का डेयर दे देती है। मेव ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ऑटिस ने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया था। और अब जब ऑटिस चॉकलेट चुराकर बिलिंग काउंटर पर पहुंचता है तो वो चॉकलेट चुराते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन क्योंकि बिलिंग काउंटर पर ओला काम कर रही थी तो वो जानती थी कि ऑटिस कैसा लड़का है और इसी वजह से वो ऑटिस की चुराई हुई चॉकलेट को एज अ गिफ्ट उसे दे देती है। अब इसके बाद मेव और ऑटिस एमी के घर जाकर काइल का नशा उतारते हैं और अब जैसे ही काइल का नशा उतरता है तो काइल बताता है कि वो इस तरीके की इमेजेस को प्राइवेट कलेक्शन के तौर पर रखता है, वो कहीं शेयर नहीं करता इन सब चीजों को, और इसी वजह से उसने रूबी की भी इमेज को कहीं शेयर नहीं करा। और अब जब इन दोनों को पता चलता है कि काइल ने वो इमेज किसी को शेयर नहीं करी तो वो काइल को वहां से भेज देते हैं। अब जिस बीच ये दोनों काइल से पूछताछ कर रहे थे उस बीच रूबी के इनवाइट किए हुए स्कूल के न्यू लड़के स्टीव के साथ एमी अपनी नई केमिस्ट्री बना रही थी और अब वो काइल से साइड हटना चाहती थी और स्टीव के साथ क्लोजनेस बढ़ाना चाहती थी। अब काइल के रूम से बाहर जाने के बाद रूबी रूम में आती है और फिर ऑटिस और मेव से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला कि वो पिक्चर किसने वायरल करी थी। रूबी के सवाल पर ऑटिस और मेव जवाब देते हैं कि अभी तक नहीं पता चला वो पिक्चर किसने सेंड करी थी। अब ये तीनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ओलिविया आ जाती है और अब उसे भी पता चल जाता है कि वायरल इमेज रूबी की है। अब ये चारों सोच ही रहे थे कि कैसे पिक्चर को वायरल करने वाले इंसान को ढूंढें कि तभी रूबी ओलिविया को बोलती है कि मेरे फोन से टैक्सी बुक कर दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे घर जाना है। और अब जैसे ही मेव रूबी की ये बात सुनती है तो उसे पता चलता है कि रूबी के फोन का पासवर्ड ओलिविया को भी पता है और अब यहाँ वो समझ जाती है कि रूबी की पिक्चर वायरल करने वाली और कोई नहीं बल्कि ओलिविया है। अब इसके बाद ओलिविया कन्फेस करते हुए इन सबको बताती है कि रूबी हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाती रहती थी, कभी मेरे कपड़े को लेकर, कभी मेरे रंग को लेकर, कभी मेरे सामानों को लेकर, और मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने रूबी से बदला लेने के लिए उसकी पिक्चर को वायरल कर दिया था क्योंकि मैं उसे फील करवाना चाहती थी कि बेइज्जती क्या होती है और कितना बुरा लगता है जब कोई आप पर उल्टा कमेंट करे या फिर आपका मजाक उड़ाए। अब ओलिविया का कन्फेशन सुनने के बाद रूबी उससे दोस्ती तोड़कर वहां से चली जाती है। अब क्योंकि केस सॉल्व हो गया था तो इसलिए मेव और ऑटिस भी घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और अब जब ये घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन दोनों के बीच एक किसिंग मोमेंट बनने ही वाला होता है, मगर तभी ऑटिस फिर से घबरा जाता है जिस वजह से ये मूवमेंट टूट जाता है, जिसके बाद मेव जैक्सन के पास चली जाती है और ऑटिस अपने घर आ जाता है। लेकिन इस बीच एरिक के साथ बहुत बुरा हुआ था। पहले तो आज उसके बर्थडे पर उसका बचपन का दोस्त उसके साथ नहीं था, फिर उसका फोन और उसके पैसे चोरी हो गए जिस वजह से उसे पैदल ही घर आना पड़ा, और जब वो पैदल घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसके कपड़े और उसके गेटअप को देखकर उसके गे होने का मजाक उड़ाते हुए उसको मारा पीटा और उसके ऊपर थूका भी था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होकर किसी तरीके से कुछ लोगों से मदद लेकर जीन को कॉल करता है और फिर उसके बाद जीन उसे अपने घर लेकर आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस जैसे ही घर आता है तो वो एरिक को देखकर उसकी चोटों पर ध्यान न देकर अपने और मेव के बीच बने किसिंग मूवमेंट के बारे में बताने लगता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन तभी एरिक उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, तुमने मेरे बारे में पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ आज, तुमने मेरी चोटों पर ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया। एरिक की बातें सुनकर ऑटिस को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि
तुम्हारे अलावा भी अब मेरे पास दोस्त हैं और तुम्हारे पास कोई नहीं है। और अब ऑटिस के इतना बोलने के बाद एरिक और ऑटिस अपने अपने रूम में चले जाते हैं और इसी के साथ इनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेव हिम्मत करके जैक्सन को अपने घर लेकर आती है और उसे अपनी सारी असलियत बता देती है, लेकिन जैक्सन को मेव की असलियत से और उसके स्टैंडर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे वो हर हाल में एक्सेप्ट थी। अब अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि प्रिंसिपल वायरल हो रही इमेज को लेकर सभी बच्चों को वार्निंग देते हुए बोलता है कि इस तरीके की इमेजेस या वीडियोस को वायरल करना बंद कर दो, अदरवाइज जो भी इस तरीके की हरकत कर रहा है उस पर सख्त एक्शन होगा। और अब जब प्रिंसिपल ये सब बोल रहा था तभी अचानक से एक लड़का बोलता है कि मैंने सुना है कि वो इमेज रूबी की थी। और अब उस लड़के के इतना बोलने के बाद वहाँ बैठे कई लोग रूबी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और अब रूबी का मजाक उड़ता देख ओलिविया खड़ी हो जाती है और सबके सामने बोलती है कि वो इमेज रूबी की नहीं बल्कि मेरी थी। ओलिविया के खड़े होने के बाद मेव भी खड़े होकर यही बात बोलती है कि वो इमेज उसकी थी। और अब देखते ही देखते एक एक करके बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं जो बोलते हैं कि वो इमेज उनकी है ना कि रूबी की। और अब इसी यूनिटी की वजह से रूबी बदनाम होने से बच जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑटिस के बचपन के फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं कि ऑटिस के डैड रेमी अपनी ही पेशेंट के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तभी छोटा ऑटिस उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर उसके बाद छोटा ऑटिस मासूमियत में ये बात अपनी मॉम को बता देता है। और अब जैसे ही जीन को ये बात पता चलती है वैसे ही जीन और रेमी के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद रेमी घर छोड़कर चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और ऑटिस अपने डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है तो उसके डैड ऑटिस को खोया खोया देख उससे उसकी परेशानी पूछते हैं। और अब यहाँ ऑटिस बताता है कि एक तो एरिक से उसकी लड़ाई हो गई है, दूसरी तरफ वो अब तक वर्जिन है जबकि उसके सभी दोस्तों ने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी है। ऑटिस की बात सुनने के बाद उसके डैड उसे हिम्मत देते हुए बोलते हैं कि देखो बेटा, फर्स्ट टाइम में सबको दिक्कत होती है और सब घबराते हैं, मगर डरो मत, एक बार इस चीज को कर लोगे तो फिर बाद में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब ऑटिस अपने डैड से हिम्मत पाने के बाद अपने स्कूल जाता है जहाँ वो लिली से इंटीमेट होने के लिए पूछता है। और क्योंकि लिली को अब तक कोई पार्टनर नहीं मिला था इसलिए वो ऑटिस को हाँ बोल देती है। और अब उन दोनों के बीच तय हो जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद लिली ऑटिस के घर आएगी और फिर वो दोनों इंटीमेट होंगे। वहीं दूसरी तरफ मेव और जैक्सन का रिलेशन अच्छा चल रहा था, मगर जब से मेव जैक्सन की लाइफ में आई थी तब से जैक्सन अपने स्विमिंग पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था और ना ही वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा था। अब इसके बाद हम एमी को मेव से बात करते हुए देखते हैं, जो मेव को अपनी न्यू बॉयफ्रेंड स्टीव के बारे में बताते हुए बोलती है कि मुझे ऑटिस से मिलना है तो मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दो। अब अगले सीन में हम स्कूल के सभी बच्चों को स्कूल के ऑडिटोरियम में देखते हैं और यहाँ प्रिंसिपल मिकेल एसे कॉम्पिटिशन का विनर अनाउंस करते हुए बताते हैं कि इस कॉम्पिटिशन को एडम ने जीता है। अब एक तरफ एडम का नाम सुनकर सभी स्टूडेंट और टीचर्स हैरान थे, वहीं एडम के डैड ये बात अच्छे से जानते थे कि एडम का एसे एडम ने खुद नहीं लिखा है और इसी वजह से वो कुछ खास खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव ऑटिस को एमी की अपॉइंटमेंट के बारे में बताती है और साथ ही वो ये भी बोलती है कि तुम अपने वर्जिन होने वाली बात छुपा कर रखो क्योंकि इससे बिजनेस पर असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान से सेक्सुअल टिप नहीं लेना चाहेगा जो खुद अब तक वर्जिन हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस एमी से मिलता है तो एमी ऑटिस को अपनी प्रॉब्लम बताते हुए बोलती है कि वो जब भी इंटीमेट होती है तो वो हमेशा नाटक करती है और इसी वजह से वो हमेशा अडल्ट वीडियोस की तरह एक्ट करने लग जाती है। और अब उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसे सेक्स के अंदर चाहिए क्या। एमी की बात सुनने के बाद ऑटिस उसे सलाह देता है कि उसे अकेले में मास्टरबेशन करना चाहिए, क्योंकि वो जब मास्टरबेशन कर रही होगी तो उस टाइम पे वो अकेली होगी तो वो अलग अलग और अजीबोगरीब चीजें ट्राई कर सकती है, अपनी फैंटेसी की चीजें ट्राई कर सकती है और जब वो इस तरीके की चीजें करेगी तब उसे अपना पता चल जाएगा कि उसे चाहिए क्या। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेव और जैक्सन लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पर मेव जैक्सन से एडम के एस्से के बारे में पूछते हुए बोलती है कि तुम्हें एडम का एस्से कैसा लगा। मेव के सवाल का जवाब देते हुए जैक्सन बोलता है कि मैंने एडम का एस्से नहीं सुना, मेरा ध्यान अपनी स्विमिंग को बेहतर करने पर था। और अब इसके बाद जैक्सन मेव को बोलता है कि उसका कंपटीशन नजदीक है तो इसलिए अब उन दोनों को बातें करना और मिलना कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने कंपटीशन पर ध्यान देना है और उसको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मेव का भाई शॉन आ जाता है जो 4 महीने से गायब था और इन 4 महीनों के बीच मेव को उसका कुछ भी अता पता नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं है, किस हाल में है। और अब अचानक उसको अपने सामने देख मेव उस पर गुस्सा होते हुए उससे बोलती है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, तुम्हें पता है मैं तुमको लेकर कितनी ज्यादा फिक्रमंद थी। और अब मेव जब शॉन को काफी कुछ कह लेती है तो फिर उसके बाद शॉन मेव से घर की चाबियां लेकर मेव के घर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश टीचर एमिली मेव से बात करते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि एडम का एस्से तुमने लिखा था और मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बोलूंगी कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, इसलिए इसे बर्बाद ना करके मेरी मानो तो तुम्हें
मॉडल एप्टीट्यूड स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए और अगर तुम इस स्कीम में सेलेक्ट हो जाती हो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाएगी जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अब इन सब के बीच हम एरिक को देखते हैं जिसने अपना पूरा गेटअप बदल लिया था और आज वो सभी से रूड होकर बात कर रहा था और साथ ही वो ऑटिस से दूर रह रहा था। और अब हम देखते हैं कि जब अनवर एरिक का मजाक उड़ाता है तो एरिक अनवर को जोर का मुक्का मार देता है जिस वजह से एरिक को कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं ऑटिस के घर पर हम देखते हैं कि जेकब अपना बचा हुआ काम खत्म करने के लिए ऑटिस के घर आ जाता है और अब यहाँ पर जीन जेकब की तरफ और ज्यादा खींची चली जा रही थी। और ऐसा नहीं था कि जीन इस चीज को समझ नहीं रही थी, वो इस चीज को समझ भी रही थी और एक्सेप्ट भी कर रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जीन को लग रहा था कि जेकब इन सब चीजों को नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन असल में जेकब भी इन सब चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था क्योंकि जेकब का ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा अच्छा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बाद ऑटिस और लिली ऑटिस के रूम में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब काफी टाइम खराब करने के बाद और बहुत सारी कोशिश करने के बाद जब वो दोनों क्लोज आने लगते हैं तो अचानक से ऑटिस को अपने डैड की चीटिंग याद आ जाती है। और अब जैसे ही ऑटिस को अपने बचपन की ये बैड मेमोरीज याद आती हैं वैसे ही उसे पैनिक अटैक पड़ जाता है और अब ऑटिस जमीन पर गिर जाता है। ऑटिस को दौरा पड़ता देख लिली ऑटिस के कहने पर उसकी मॉम को बुलाने जाती है और अब रूम में आने के बाद जीन ऑटिस को आवाज लगाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करती है। अब ऑटिस के ठीक होने के बाद हम देखते हैं कि लिली जीन और जेकब को अपनी साइफाई सेक्स स्टोरी सुनाकर ऑटिस के घर से चली जाती है। अब जब ऑटिस लिली को अपने घर के बाहर तक छोड़ने आता है तभी वहाँ पर ओला आ जाती है और अब यहाँ पर ओला ऑटिस में डायरेक्ट इंटरेस्ट दिखाते हुए उसके साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है और उससे बोलती है कि तुम जब भी इंटरेस्टेड हो तब हम डेट पे चल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब जेकब ऑटिस के घर से जा रहा होता है तो ऑटिस की मॉम जीन बड़े भारी मन से जेकब को बाय बोल रही होती है क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं जेकब को प्यार करने लग गई थी और वो नहीं चाहती थी कि जेकब उससे दूर जाए, लेकिन अब ऐसा हो रहा था और क्योंकि जेकब का काम खत्म हो गया था तो इसलिए शायद वो फिर कभी मिल भी नहीं पाते। अब जहाँ ओला अपने डैड के साथ अपने घर चली जाती है वहीं ऑटिस अपनी मॉम के साथ उनका फेवरेट शो देखने लग जाता है। अब शो देखते हुए जीन ऑटिस को बोलती है कि तुम्हें एरिक को कॉल करके उसे सॉरी बोलना चाहिए। अब ऑटिस अपनी मॉम की बात को मानते हुए एरिक को कॉल करता है लेकिन एरिक ऑटिस की कॉल को इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं जो मास्टरबेशन ट्राई कर रही थी और कुछ देर तक कोशिश करने के बाद एमी को मजा आने लगता है और अब वो अलग अलग तरीके से मास्टरबेशन ट्राई कर रही थी। अब इसके बाद हमें एडम का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग एडम के कंपटीशन जीतने पर बहुत खुश हो रहे थे और एडम की इसी खुशी में शामिल होने के लिए उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी आए थे। लेकिन एडम के डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें असलियत पता थी। अब अगली सुबह होती है और हम जैक्सन को देखते हैं कि जैक्सन की परफॉर्मेंस मेव के ना होने की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। वहीं स्कूल में एमी ऑटिस को थैंक्स बोलते हुए ये बोलती है कि उसने पूरी रात मास्टरबेशन किया और उसे बहुत मजा आया और अब उसे समझ आ गया है कि उसे इंटीमेट होते समय क्या चाहिए। और क्योंकि एमी को ऑटिस की एडवाइस से फायदा हुआ था इसलिए वो ऑटिस को प्लेजर मास्टर कहती हुई घूम रही थी। एमी से बात करने के बाद ऑटिस मेव के पास जाता है और एमी से मिले पैसों में से अपना कट लेते हुए एडम की तरफ देख रहा होता है। असल में एडम ऐसे कंपटीशन में जीती ट्रॉफी से अलग अलग पोज में फोटो क्लिक करवा रहा था और ये बात ऑटिस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि ऑटिस जानता था कि एडम का ऐसे मेव ने लिखा है और अब ऑटिस यही बात मेव को बोलते हुए बोलता है कि तुम्हारा ऐसे बहुत अच्छा था। और अब मेव ऑटिस से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि एडम के ऐसे मैंने लिखा है। ऑटिस मेव की बात का जवाब देते हुए बोलता है कि एडम के ऐसे में जिस तरीके की वर्डिंग इस्तेमाल हुई थी वो वर्डिंग सिर्फ तुम ही यूज कर सकती हो क्योंकि वो बहुत यूनिक है। और यहाँ पर मेव ऑटिस को देखकर हैरान रह जाती है कि जहाँ एक तरफ जैक्सन को पता भी नहीं चला कि एडम का ऐसे उसने लिखा है वहीं दूसरी तरफ ऑटिस उसके लिखने तक के तरीके को जानता था। और अब ऑटिस की ये बात मेव को बहुत ज्यादा दिल पर छू जाती है। अब अगले सीन में हमें प्रिंसिपल रूम दिखाया जाता है जहाँ पर इंग्लिश टीचर एमिली प्रिंसिपल को एडम के ऐसे की सच्चाई बताने लगती है लेकिन प्रिंसिपल अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए एमिली को ये बोलते हुए टॉपिक खत्म कर देता है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं और मैं जानता हूँ कि वो ऐसे एडम नहीं लिखा है। अब स्कूल खत्म होने के बाद हम एमी को देखते हैं जो अपने घर पर स्टीव को बता रही थी कि उसे इंटीमेट होते टाइम क्या चाहिए और अब स्टीव ठीक वैसा ही करता है जैसा एमी को चाहिए था। और अब इसी वजह से पहली बार एमी को इंटीमेट होते समय बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसे नेचुरली इंजॉय फील हो रहा था। वहीं मेव के घर पर मेव देखती है कि जैक्सन अपनी प्रैक्टिस छोड़कर उसके भाई के साथ टाइम पास कर रहा है, बकैती काट रहा है और अब मेव उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने घर में चली जाती है। और जैसे ही वो अपने घर में जाती है तो उसकी नजर ऑटिस के स्वेटर पे पड़ती है। ये स्वेटर ऑटिस ने तब मेव को दिया था जब पिछले एपिसोड में उन दोनों के बीच किसिंग मोमेंट बन रहा था। और अब हम देखते हैं कि मेव ऑटिस के स्वेटर को बड़े प्यार से उठाती है और उसकी खुशबू को सूंघने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 7
एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लिजी नाम की लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और साथ ही स्कूल में होने वाली बॉल डांस पार्टी में भी उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन लेम का प्रॉब्लम ये था कि वो सीधा सीधा लिजी से बात नहीं कर पा रहा था और लिजी भी उसे कुछ खास भाव दे नहीं रही थी। और अब लेम अपनी प्रॉब्लम को लेकर ओटिस के पास जाता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है। लेम की बात सुनकर ओटिस लेम को समझाते हुए उसे बोलता है कि अगर लिजी ने तुम्हें ना बोल दिया है तो इसका मतलब ना ही है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। और अब ओटिस के काफी देर तक समझाने के बावजूद भी लेम ओटिस की बात को समझ नहीं पा रहा था, जिस वजह से ओटिस की ये मीटिंग कुछ खास नहीं जाती। इस बीच हम जीन को देखते हैं जो जेकब से मिलने के लिए अपने घर की टंकी तोड़ देती है और फिर जेकब को फोन करके उसके घर आकर नल ठीक करने को बोलती है। लेकिन जब जीन जेकब से बात कर रही होती है तो जेकब पहले तो जीन को पहचान ही नहीं पाता और फिर थोड़ा रूड होते हुए ये बोलकर फोन काट देता है कि अभी वो बहुत बिजी है, वो थोड़ी देर में कॉल करेगा। और अब हम देखते हैं कि जेकब प्रिंसिपल ग्रोव के कैबिन में बैठे हुए हैं ओला के साथ और यहाँ वो ओला का एडमिशन करवाने आए होते हैं। प्रिंसिपल ग्रोव ओला के ग्रेड्स को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और फिर प्रिंसिपल ग्रोव ओला और जेकब को ये बोलकर वहां से भेज देते हैं कि वो ओला के एडमिशन के बारे में सोचकर बताएंगे। अब जब प्रिंसिपल से बात करने के बाद जेकब और ओला स्कूल से जा रहे होते हैं तभी उन्हें ओटिस दिख जाता है और अब यहाँ पर ओला और ओटिस आपस में बात करने लगते हैं। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी ओटिस को पता चलता है कि ओला भी उसी के स्कूल में एडमिशन लेने वाली है। और अब यहाँ पर ओटिस ओला से उसके साथ डांस पार्टी में जाने के लिए पूछ लेता है। ओला भी ओटिस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए उसे हाँ बोल देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और अब एक तरफ तो ओटिस को अपना डांस पार्टनर मिल गया था, वहीं दूसरी तरफ मेव को भी जैक्सन मना लेता है डांस पार्टी में जाने के लिए। अब स्कूल खत्म होता है और मेव का ब्रदर शॉन मेव के लिए एक पार्टी ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं, मगर जो ड्रेस मेव को पसंद आती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, जिस वजह से शॉन ड्रेस खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए थे उनका इंतजाम करने के लिए दुनिया का सबसे बेकार आइडिया इस्तेमाल करता है। वो शॉप में लगे माइक को उठाते हुए शॉप में आए सभी कस्टमर्स को अपनी और अपने बहन के अनाथ होने की झूठी कहानी सुनाकर उन्हें इमोशनल कर देता है और फिर उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेकर अपनी बहन मेव की फेवरेट ड्रेस को खरीद लेता है। हालांकि मेव को शॉन का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि शॉन ने ड्रेस खरीद ली थी। अब इसके बाद एक तरफ तो मेव ड्रेस पहनकर रेडी हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ जैक्सन भी रेडी होकर पार्टी में जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए ये बोलती है कि जैक्सन तुम्हें 10:30 बजे तक घर पहुंच जाना है क्योंकि कल सुबह सुबह तुम्हें स्विमिंग करने के लिए जाना है। और अब जैक्सन अपनी मॉम की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने लाइफ में आज तक उसकी मर्जी से उसका एक दिन भी नहीं जाने दिया, और अब जबकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा खास था और उसे लगा था कि आज वो खुल के एंजॉय कर पाएगा बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, लेकिन आज भी उसकी मॉम ने उसकी खुशियों के बीच टांग अड़ा दी थी और इसी वजह से जैक्सन अपनी मॉम से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन मेव के घर पहुंच जाता है और फिर वो शॉन के साथ बात करते हुए अपनी मॉम के साथ हुई बहस को बताने लगता है और साथ ही ड्रिंक करने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव, जैक्सन और शॉन स्कूल पार्टी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मेव और जैक्सन तो पार्टी एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, मगर शॉन पार्टी के अंदर ड्रग्स बेचने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेव और ओटिस भी पार्टी के अंदर आ गए थे और अब वो भी पार्टी के अंदर घुलने मिलने लग जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एडम और उसके डैड पहले तो एक फोटो क्लिक करवाते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। और यहाँ हम नोटिस कर पाएंगे कि एडम के डैड एडम के साथ खड़ा तक नहीं होना चाहते थे। अब हम पार्टी में देखते हैं कि शॉन लेम को देख लेता है और उसे बात समझ आ जाती है कि लेम किसी से डांस के लिए पूछना चाहता है, मगर वो डरा हुआ है और वो उससे पूछ नहीं पा रहा। जिसके बाद शॉन लेम की इसी हेजिटेशन का फायदा उठाते हुए उसे अकेले में ले जाकर एक ड्रग की गोली बेच देता है और बोलता है कि इसे खाने के बाद तुम जिससे भी अपने दिल की जो भी बात बोलना चाहते हो वो बड़ी आसानी से बोल पाओगे। जिसके बाद लेम शॉन से वो ड्रग्स खरीद के वहां से चला जाता है। और अब जब तक शॉन लेम के अलावा किसी और को ड्रग्स बेच पाता तब तक वहां प्रिंसिपल ग्रोव आ जाते हैं जो शॉन को पकड़ लेते हैं, और क्योंकि शॉन उनके स्कूल का ही एक्स स्टूडेंट था इसलिए वो उस पर रौब जमाते हुए उसे डांटते हैं और उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। और क्योंकि शॉन भी किसी तरीके का कोई ड्रामा नहीं चाहता था तो वो भी वहां से चला जाता है। इस बीच हम जैक्सन को देखते हैं जिसने शॉन की दी हुई सारी की सारी दारू पी ली थी और अब वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। वहीं ओटिस भी ओला को ढूंढते ढूंढते स्कूल के आर्ट रूम में पहुंच जाता है, जहां ओला ओटिस को बताती है कि उसे मेव ने बताया है कि तुम अभी तक वर्जिन हो। और अब ओला ओटिस को हौसला देते हुए बोलती है कि देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम वर्जिन हो, मैं भी अभी तक वर्जिन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वर्जिन हो कि नहीं हो। अब इसके बाद जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो बात करते करते ये दोनों मेव पर आ जाते हैं और ओला बताती है कि उसे लग रहा था कि मेव और ओटिस के बीच कुछ चल रहा है। ओला की बात सुनने के बाद ओटिस बोलता है कि देखो मेव मेरे जैसे लड़के को पसंद नहीं करेगी, अगर मैं तुम्हें फूड चेन के साइकिल से समझाऊं तो मेव एक शेरनी है और मैं एक कंगारू, हमारा कोई मेल नहीं है। और अब जैसे कि हर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के बिना बात के किसी न किसी पॉइंट पर फंस जाता है, वैसे ही यहाँ ओटिस भी फंस जाता है।
क्योंकि ओला ओटिस के फूड चेन वाले एग्जाम्पल को पॉइंट बनाते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारे इस फूड चेन वाले एग्जाम्पल में अगर मेव शेरनी है और तुम कंगारू, तो फिर मैं कहाँ फिट बैठती हूँ, जरा बताओगे मुझे। और अब पहले तो ओटिस इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी जवाब दे ले वो फंस चुका है। लेकिन फिर ओला के फोर्स करने पर ओटिस उसे बोलता है कि वो उसके फूड चेन के एग्जाम्पल में बकरी या फिर एक हाउस कैट के रूप में फिट बैठती है। और अब ओला ओटिस की इस बात को सुनकर उस पर भड़कते हुए वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ओटिस पार्टी में अकेला बैठा हुआ है और तभी वहां पर एरिक की एंट्री होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि आज पहली बार एरिक ने अपनी पहचान को गर्व से अपनाया था और सबके सामने शो करा था। एरिक के अंदर अपनी पहचान को लेकर कॉन्फिडेंस तब आया था जब वो दिन के अंदर अपने घर का सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक गे आदमी दिख जाता है जो उससे रास्ता पूछ रहा था। और अब जब एरिक उस आदमी को रास्ता बता रहा होता है तो वो देखता है कि वो गे आदमी अपनी आइडेंटिटी पर बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहा है और उसे किसी भी तरीके की कोई शर्म नहीं है इस चीज को बताने में कि वो गे है। और यहीं से एरिक के अंदर अपनी पहचान को लेकर एक कॉन्फिडेंस आया था, जो कॉन्फिडेंस पहली बार आज पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा था। एरिक के पार्टी में आने के बाद ओटिस एरिक से माफी मांगता है और अब वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। और इसी डांस पार्टी के अंदर हम लिली को भी देखते हैं जिसे फाइनली अपना पार्टनर मिल गया था और अब वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती है, सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी स्टेज के ऊपर लगे मून पर लेम आकर लटक जाता है और मून पर लटकने के बाद वो लिजी को प्रपोज करते हुए उसे फोर्स करता है उसके साथ डांस करने के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और साथ ही वो बोलता है कि अगर लिजी उसे ना कर देगी तो वो ऊपर से नीचे कूद जाएगा। और अब लेम की इस हरकत के साथ सब वहां पर डर जाते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से लेम को नीचे उतारा जाए, वो भी सही सलामत। और अब जहाँ एक तरफ सब डरे हुए थे वहीं इस बीच ओटिस सामने आकर लेम को समझाता है और काफी लंबा चौड़ा भाषण देकर उसे प्यार से नीचे उतार लेता है। और अब लेम को नशे की हालत में देख प्रिंसिपल ग्रूव उसे हॉस्पिटल भेजने लग जाते हैं और यहीं प्रिंसिपल ग्रूव को शॉन की बेची हुई ड्रग भी दिख जाती है और अब प्रिंसिपल ग्रूव उस ड्रग्स को अपने पास रख लेते हैं। और अभी तक लेम का ड्रामा शांत हुआ ही था कि तभी एडम एमी और स्टीव को डांस करते हुए देख लेता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर वो स्टीव के साथ झगड़ा करने लग जाता है। और अब इससे पहले कि झगड़ा बढ़ता वहां पर प्रिंसिपल ग्रूव आ जाते हैं जो एडम को स्टीव से दूर करते हुए उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। और अब एडम अपने ही डैड का कॉलर पकड़ते हुए उन पर गुस्सा होने लग जाता है और फिर उन्हें गुस्से में ये बोलकर वहां से चला जाता है कि आई हेट यू डैड, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। असल में एडम इस बात से गुस्सा था कि उसके डैड ने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करी और न ही कभी उसे समझने की कोशिश करी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी हॉल के बाहर ओटिस और मेव बात कर रहे होते हैं और यहाँ ओटिस मेव से बोलता है कि उन्हें ये क्लिनिक बंद करना होगा, क्योंकि जैसे आज ओटिस की एडवाइस का गलत मतलब निकालते हुए लेम ने अपनी जान खतरे में डाल दी, वैसे ही शायद कल को कोई और कर सकता है, क्योंकि आज तो ओटिस था और उसने संभाल लिया और लेम ने भी उसकी बात आज मान ली, लेकिन कल को क्या, कल को किसी और ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया या फिर उसकी बात नहीं समझी तो वो तो जाने अनजाने मर्डरर बन जाएंगे ना। और अब जब ओटिस और मेव अपने क्लिनिक के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नशे में धुत जैक्सन आ जाता है जो मेव को नशे में ये बता देता है कि उसने ओटिस को पैसे दिए थे ताकि ओटिस मेव को पटाने के तरीके बता सके। और अब जैसे ही मेव को ये बात पता चलती है कि ओटिस ने उसकी ही इन्फॉर्मेशन बेच के पैसे कमाए हैं, वैसे ही मेव ओटिस से सारे के सारे कनेक्शन कट कर लेती है और फिर वो नशे में धुत जैक्सन को उसके घर छोड़ती है और फिर उसके बाद खुद अपने घर चली जाती है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव के जाने के बाद जैक्सन और उसकी मॉम के बीच बहुत तगड़ी बहस हो जाती है और ये बहस फिर एक बार स्विमिंग को लेकर हुई थी। असल में जैक्सन की मॉम उसके स्विमिंग फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी, वहीं जैक्सन इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, वो थक चुका था इन सब से, क्योंकि जैक्सन ये समझता था कि जो सपने उसकी मॉम अपने पास्ट में पूरे नहीं कर पाई वो सपने वो जैक्सन के जरिए पूरा करना चाहती हैं। और अब जैक्सन अपने घर को छोड़कर मेव के घर चला जाता है और फिर वो उस रात मेव के साथ ही रुक जाता है। अब जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं हम देखते हैं कि ओटिस के घर पर ओटिस की मॉम और ओला के डैड ने पूरा दिन एक साथ बिताया था। इस पूरे दिन में इन दोनों ने काफी अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करा था और साथ ही जेकब ने जीन का नल भी ठीक किया था। और यहीं पर जेकब ने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए जीन को ये बताया था कि कैसे ओला की मॉम की कैंसर से काफी टाइम पहले मौत हो गई थी और उसके बाद से अब तक जेकब ने कभी किसी औरत के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया और जीन पहली औरत थी जिसके साथ ओला की मॉम के अलावा उसने फिजिकल कांटेक्ट बनाया था। असल में जीन जेकब को ऐसा इंसान समझ रही थी जो औरतों को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ मौज मस्ती करने के बाद उन्हें छोड़ देता है, लेकिन असलियत में जेकब बिल्कुल उल्टा था। वो तो बल्कि एक बहुत अच्छा और लविंग रिलेशनशिप वाला इंसान था। वो तो इस चीज में बिलीव रखता था कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करो उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। अब पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोगों की तरह ओटिस और एरिक ओटिस के घर आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों देखते हैं कि डैन फिर से जीन के पास आया हुआ था उसके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए और एज यूजुअल जीन ने ही डैन को अपने घर बुलाया
था। और अब डैन ऑटिस और एरिक को हेलो बोलकर वहाँ से चला जाता है। डैन के किचन से जाने के बाद ऑटिस और एरिक कुछ खाना खाने के लिए निकालने लगते हैं। और अब यहीं पर ऑटिस जब टेबल को साफ करने लगता है तब वो देखता है कि उसकी मॉम का लैपटॉप ओपन है जिसके अंदर उसे एक टेक्स्ट फाइल दिखाई देती है। और अब जब ऑटिस उस बुक को पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने तो अपने ही बेटी की सेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर अपनी नेक्स्ट बुक को लिख डाला है। और अब ऑटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि जो चीज ऑटिस के लिए एक प्रॉब्लम थी उन सभी चीजों को ऑटिस की मॉम ने कैश करने का तरीका बना लिया। और अब ऑटिस को ये बात पता चल गई थी कि ऑटिस के लाख बार मना करने के बावजूद भी ऑटिस की मॉम ने उसकी जासूसी करी, और ना सिर्फ जासूसी करी बल्कि उसकी सेक्स लाइफ में दखलंदाजी देकर उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया और उसके ऊपर एक किताब तक लिख डाली। और अब ऑटिस के इसी गुस्से के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत होती है लिली से, जो अपने न्यू पार्टनर के साथ सेक्स करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्योंकि लिली की वर्जाइना ड्यूरिंग सेक्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाती थी, इस वजह से वो दोनों इंटीमेट नहीं हो पाते। अब अगले सीन में हम ऑटिस को देखते हैं जो सुबह होने पर सबसे पहले अपनी मॉम की लिखी हुई बुक की वोकैबुलरीज ठीक करता है और फिर उस बुक का फर्स्ट चैप्टर एक पब्लिकेशन हाउस को भेज देता है। अब जब ऑटिस की मॉम सोकर उठती है तो ऑटिस अपनी मॉम की लिखी हुई बुक के प्रिंट आउट को उनके सामने रखकर उन पर उसकी जासूसी करने के लिए गुस्सा होकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में पहुंचने के बाद ऑटिस और मेव को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। अब पहले मेव प्रिंसिपल से मिलने जाती है, जहां प्रिंसिपल ग्रुप शॉन के बेचे हुए ड्रग को मेव को दिखाते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है मेव, तुम और ऑटिस मिलकर स्कूल के अंदर ड्रग्स बेचते हो, मैंने तुम्हें कई बार स्कूल के अंदर एक दूसरे को पैसे देते हुए भी देखा है। और फिर इसके बाद प्रिंसिपल ग्रुप शॉन को भी इस मामले में लपेटते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि शॉन भी तुम्हारे इस काम में शामिल है और अब मैं पुलिस को फोन करके शॉन को अरेस्ट करवा दूंगा। और अब जैसे ही बात मेव के भाई की आ जाती है तो मेव सारा का सारा ड्रग सेल करने का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और ऑटिस और अपने भाई को इस मामले से बचा लेती है। और अब जैसे ही मेव अपना क्राइम कबूल करती है वैसे ही प्रिंसिपल ग्रुप मेव को सस्पेंड करते हुए बोलते हैं कि अब तुम तब तक स्कूल नहीं आ सकती जब तक एक एक्सटर्नल ट्राइब्यूनल तुमको स्कूल में आने की इजाजत नहीं दे देता। अब जब प्रिंसिपल ग्रुप मेव से ये सब कह रहे थे तब हम इस चीज को नोटिस कर पाएंगे कि प्रिंसिपल ग्रुप जानबूझकर मेव को फंसाना चाहते थे, और यहाँ पर हमें महसूस होगा कि प्रिंसिपल ग्रुप मेव को स्कूल से सिर्फ इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि वो मेव के लिखे हुए ऐसे वाली बात को दबाना चाहते थे। अब मेव वहां से चली जाती है और मेव के जाने के बाद प्रिंसिपल ऑटिस को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम मेव जैसी लड़कियों से दूर रहो, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिली ऑटिस के पास अपनी वर्जाइना की प्रॉब्लम लेकर आती है और यहाँ पर ऑटिस लिली की सारी बातें सुनने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल होना पसंद नहीं है, इसलिए जब भी तुम इंटीमेट होने की कोशिश करती हो तो तुम्हारी वर्जाइना अपने आप टाइट हो जाती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल खत्म हो जाता है और सभी बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन एडम और एरिक को सजा मिली हुई होती है और अब सजा के तौर पर उन दोनों को एक गंदा म्यूजिकल रूम साफ करना था। सजा बताने के बाद कॉलिन सर वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही एडम पूरे रूम की सफाई अकेले एरिक से करवाने लगता है। वहीं इन सब के बीच हम ऑटिस के घर पर देखते हैं कि जीन की श्रिंक का पाइप टूट गया है और अब वो अपने पाइप को ठीक करवाने के लिए जेकब को कॉल करके अपने घर बुलाने लगती है, मगर जेकब को जीन की बातों से लग रहा था कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए उसने अपनी सिंक का पाइप तोड़ दिया है। और क्योंकि जेकब एक ऐसा इंसान था जिसे स्टेबल रिलेशनशिप पसंद थे तो वो जीन के घर आने से मना कर देता है क्योंकि वो उसका कोई इंटीमेट स्लेव बन के नहीं रहना चाहता था। मगर इस बार जीन सच में प्रॉब्लम में थी, उसका पाइप सच में फट गया था और अब वो बहुत कोशिशों के बाद भी जेकब को मना नहीं पाती और जेकब फोन कर देता है, जिसके बाद जीन बहते हुए पानी को साफ करने लगती है और अब ऑटिस भी घर आ जाता है। जीन ऑटिस को देखकर उसे अपनी मदद करने के लिए बुलाती है, मगर ऑटिस अभी भी गुस्से में था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में जाकर रूम को लॉक करके लाउड म्यूजिक सुनने लगता है। और अब डोर लॉक होने की वजह से जीन गेट के लॉक को तोड़ देती है और फिर ऑटिस के म्यूजिक सिस्टम को ऑफ करके उसे बोलती है कि तुम जब तक मेरे घर में हो तब तक तुम इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। और अब इसके बाद जीन ऑटिस को 1 से लेकर 10 तक गिनने के लिए बोलती है, जिससे कि ऑटिस शांत होता है, लेकिन ऑटिस के शांत होने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे थे। और अब ऑटिस जल्दी जल्दी 1 से लेकर 10 तक गिनती करने के बाद जीन को वहां से जाने के लिए बोल देता है। और अब जीन ऑटिस के रूम से जा ही रही होती है कि तभी वो ऑटिस को एक्सप्लेनेशन देते हुए बोलती है कि अगर ऑटिस के ऊपर लिखी हुई उसकी बुक छपती है तो वो ऑटिस का नाम वहां से बदल देगी। और अब ऑटिस जीन की बात को सुनकर बोलता है कि मॉम, बात यह है ही नहीं कि आप उस बुक के अंदर मेरा नाम लिख रहे हो या नहीं, बात यह है कि मुझे लगा था कि आप मुझे समझने लगे हो और अब आप मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे, मगर आप एक स्पाइडर मॉम हो जो खाना ना मिलने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है। आपको हमेशा सिर्फ यही लगता है कि मैं आपकी बॉडी का एक पार्ट हूँ। जीन ऑटिस की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, तुम मेरी ही बॉडी का हिस्सा हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। और अब ऑटिस अपनी मॉम की इस बात का जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, मैं आपके शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। अब जब ये दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी इनके घर की डोरबेल
बेल बजती है और ऑटिस गेट खोलने जाता है। और अब जब ऑटिस गेट खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ ओला आई है और उसे लगता है कि ओला उससे मिलने आई है, लेकिन असल में ओला को उसके डैड ने भेजा था जीन का पाइप ठीक करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में एरिक रूम को साफ कर रहा होता है कि तभी एडम एरिक को परेशान करने लग जाता है और अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है और फिर ये लड़ाई कब रोमांस का रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एडम एरिक को ये बोलकर वहां से चला जाता है कि अगर उसने बात किसी को भी बताई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और अब एडम के जाने के बाद एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या, लेकिन जो भी हुआ एरिक को ये बहुत अच्छा लगा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस अपने घर से निकलकर लिली से मिलने के लिए एक पहाड़ी पर चला जाता है और फिर वो लिली की वर्जाइना को फ्री करने के लिए उसे रिस्क लेकर साइकिल के साथ पहाड़ी से नीचे जाने को बोलता है। और अब ऑटिस और लिली साइकिल के साथ पहाड़ी से नीचे आने लगते हैं और अब जब ये साइकिल के साथ नीचे आ रहे होते हैं तभी ऑटिस की साइकिल उसके कंट्रोल से छूट जाती है, जिस वजह से ऑटिस साइकिल समेत नीचे गिर जाता है। गिरे हुए ऑटिस को लिली उठाती है और फिर वो दोनों सेक्स और वर्जिनिटी को लेकर बात करने लगते हैं। लिली ऑटिस को बताती है कि उसे जल्दी से जल्दी सेक्स इसलिए करना है ताकि वो जब कॉलेज जाए तो वो वर्जिन ना हो। और अब ऑटिस उसे समझाते हुए बोलता है कि वर्जिनिटी लूज करना आजकल कुछ ज्यादा ही फैशन में है, मगर ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, या अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इस दुनिया में कोई अलग नहीं कर दिए जाओगे। अब जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ मेव के घर पर हम देखते हैं कि जैक्सन अभी तक अपने घर नहीं गया था और अब वो मेव के साथ बैठकर अपनी मॉम के अंदर की कई सारी कमियां गिनाने लग जाता है। और अब जब काफी देर हो जाने के बावजूद भी जब जैक्सन अपनी मॉम की बुराइयां करते करते थक नहीं रहा था तब मेव जैक्सन पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं तो उनकी कदर करो, उनका तरीका हो सकता है गलत हो लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं है। मेव जैक्सन को पेरेंट्स की वैल्यू इसलिए समझा रही थी क्योंकि उसे पता था कि पेरेंट्स के ना होने पर कैसा महसूस होता है और किस तरीके से तुम्हें अपनी जिंदगी काटनी पड़ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन मेव के पास से उठकर मेव के घर में चला जाता है जहाँ वो ऑटिस का स्वेटर देख लेता है और अब जैक्सन ये बात समझ जाता है कि मेव कहीं ना कहीं ऑटिस को भी प्यार करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव और शॉन अपने घर के बाहर बैठकर एक दूसरे का दुख बांट रहे थे और एक दूसरे की परेशानियां सुन रहे थे और यहाँ शॉन बोलता है कि वो जॉब ढूंढकर जॉब करेगा और फिर उसे यहाँ से ले जाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर मेव को एक्सटर्नल ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया जाता है जो उससे पूछते हैं कि आखिर हम तुम्हें स्कूल के अंदर क्यों रखें। ट्राइब्यूनल का सवाल सुनने के बाद मेव उन सबको जवाब देते हुए बोलती है कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिस वजह से मैं स्कूल को फायदा करा सकती हूँ और साथ ही मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे से कई गलतियां हुई हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक खास कारण है और वो कारण ये है कि हमारे पास गाइड करने के लिए ना तो हमारे पेरेंट्स हैं और ना ही कोई गार्जियन है, इसलिए मैं कई बार बेवकूफियां कर देती हूँ। मगर अब अगर स्कूल मुझे एक और मौका देता है तो मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं सुधर के भी दिखाऊंगी। अब एक्सटर्नल ट्राइब्यूनल की मीटिंग खत्म होने के बाद जब जैक्सन मेव से पूछता है कि प्रिंसिपल रूम में तुम्हें क्यों बुलाया गया था और तुम्हारी क्या बात हुई वहाँ पर, तो मेव उसे जवाब देते हुए ड्रग वाली पूरी की पूरी कहानी बता देती है और अब यहीं पर इन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जैक्सन को अपने रूम में बुलाकर उसे स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मोटिवेट करने लगता है और यहाँ पर जैक्सन स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के बदले प्रिंसिपल से मेव को स्कूल से ना निकालने की कंडीशन रख देता है और अब क्योंकि प्रिंसिपल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो जैक्सन की इस कंडीशन को मान लेता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि एरिक फिर से अपनी सजा पूरी करने के लिए म्यूजिकल रूम को साफ करने के लिए पहुंच जाता है और वो अपनी सफाई शुरू ही करने वाला था कि तभी वहाँ पर टीचर कॉलिन आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि आज एडम नहीं आने वाला और क्योंकि उन्हें भी कुछ काम है तो इसलिए आज एरिक की छुट्टी है और वो जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब ऑटिस अपने घर जाने के लिए स्कूल से निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम पहले से ही उसके स्कूल आ चुकी हैं और अब जब ऑटिस उनके पास जाता है तो ऑटिस की मॉम ऑटिस से माफी मांगने लगती है और ऑटिस को रियलाइज करवाती है कि ऑटिस उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है और फिर इसके बाद वो ऑटिस को सॉरी बोल देती है। और अब जब ऑटिस की मॉम ऑटिस को सॉरी की टेक्निकल डिटेल्स बता रही होती हैं तभी ऑटिस के दिमाग में मेव को सॉरी बोलने का आइडिया आता है और अब वो नाराज मेव को मनाने के लिए अपनी मॉम को ये बोलकर वहां से चला जाता है कि वो जल्दी घर आएगा। अब हम देखते हैं कि ऑटिस एडम की एस्टर ट्रॉफी को प्रिंसिपल रूम से चुराकर उसके ऊपर से एडम का नाम कट करके मेव का नाम लिखकर एक इमोशनल सॉरी लेटर के साथ उस ट्रॉफी को मेव के घर में रख देता है। वहीं दूसरी तरफ एडम जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे उसकी मॉम की डॉग मिल जाती है और वो उस डॉग को अपने घर ले आता है। अब एक तरफ तो जहाँ एडम की मॉम अपने डॉग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वहीं एडम पूरी तरीके से निराश हो जाता है क्योंकि जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी उसके घर आया हुआ है जो मिलिट्री स्कूल से आया है और अब वो आदमी एडम के डैड के कहने पर उसे मिलिट्री स्कूल ले जाने आया था। और अब एक तरफ तो एडम मिलिट्री स्कूल जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो एडम के घर के सामने खड़े होकर जाते हुए एडम को देख रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन फाइनली स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है और अब स्विमिंग कंपटीशन जीतने के बाद उसे प्रिंसिपल ग्रूव से पता चलता है कि प्रिंसिपल ग्रूव ने जैक्सन से किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभाया और उन्होंने मेव को स्कूल से निकालने का फैसला कर लिया है।
अब इस बीच हम मेव को देखते हैं जिसे अपने घर पहुंचने पर ऑटिस का लिखा हुआ लेटर मिलता है और साथ ही उसे वो ट्रॉफी मिलती है जो असल में उसकी होनी चाहिए थी, मगर वो अब तक एडम के पास थी। और अब वो ऑटिस का लिखा हुआ इतना इमोशनल लेटर पढ़कर खुद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अब उसे लगने लगता है कि ऑटिस उससे प्यार करता है, जिस वजह से वो ऑटिस से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। मगर इस बीच हम ऑटिस को देखते हैं जो ओला से माफी मांगकर उसके साथ रिलेशनशिप शुरू कर देता है। और अब जब मेव ऑटिस के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि ऑटिस और ओला एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और अब ये सब देखकर मेव अपने कदम पीछे खींच लेती है और अपने घर चली जाती है, जहां पर एमी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। और अब इसी के साथ एमी और मेव की भी दोस्ती शुरू हो जाती है। वहीं इन सब के बीच हम देखते हैं कि जीन और जेकब के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और अब कुछ रिश्तों के टूटने और बनने के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीजन पसंद आया है तो सेकंड सीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।